चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राम राम सभी को। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, राधे राधे भाई। देखिए, आज की क्लास से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे फाइनाइट वर्ब्स। ये तो सबको पता ही होगा कि वर्ब्स को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं अपने कंपटीशन के सिलेबस में, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं आपके जेरंड्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स, ठीक है, उनको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब खत्म होने के बाद ही नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट वर्ब्स में देखो हम क्या पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब्स में हम पढ़ते हैं मेन वर्ब्स, जिनका हम यूज में मतलब जिनका यूज हम सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब करते हैं टेंस वगैरह बनाने के लिए, उन मेन वर्ब्स को। और हेल्पिंग वर्ब्स। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मेन वर्ब्स हैं, इनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब जो हमारा चैप्टर है। जय हिंद भाई, जय हिंद। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के यूजेस को, जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और जो हमें सीखने समझने हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं सबको ही पता है। बी है, डू है, हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मॉडल्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डन। अच्छा, मेन वर्ब्स क्या है सबको ही पता है। डूइंग वर्ब्स, गो है, कम है, उनके सबके यूजेस हम पढ़ेंगे। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स। उनको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जब फाइनाइट वर्ब्स के डिस्कशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो बाद में देख लेंगे, फाइनाइट वर्ब्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वर्ब्स में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन मॉडल्स, कि मॉडल्स के कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया करो। हो, ये तो देखो रह ही जाता है। चलो, आप जरूर कर दिया करूंगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज का कि टेलीग्राम पे तुम लोगों को अपडेट मिल जाए, ठीक है। हम्म। अब पढ़ने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा बेटा, संदेश आजा। जब जागो तभी सवेरा। तो खैर, मैं बता देता हूं, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स। मैं एक छोटा सा ना डिफरेंस तुम लोगों को समझा देता हूं मॉडल्स में और हेल्पिंग वर्ब्स में। देखो समझ लेना, मॉडल्स में और मेन वर्ब्स में। यहां समझाता हूं। हो सकता है बात हमने फंडामेंटल में भी डिस्कस कर रखी हो, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। जैसे हमने लिखा, दे वांट गो, ठीक है, देयर। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, दे शुड टू गो देयर। दो सेंटेंस और लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। दे, एक मिनट, दे नहीं लिखना था। ही वांट टू गो देयर। ही शुड्स गो देयर। चलो, दो और लिख देता हूं। दे वांट फूड। दे शुड फूड, ठीक है। हम्म। अब देखो, मैं इन एग्जांपल से तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं पहले ये जान लो, क्योंकि जब ये पता रहेगा तुम क्या समझने जा रहे हो तो उसको समझ जाओगे, ठीक है। परेशान ना हो बेटा प्रवीण, परेशान ना हो, वो जानबूझ के लिखा गया, ठीक है। हाँ, इन एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं वर्ब और मॉडल्स के डिफरेंस, कि वर्ब्स में और मॉडल्स में डिफरेंस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज बताता हूँ।
वी नो वेल दैट वांट इज अ वर्ब, ये हम सब जानते हैं कि वांट जो है वो वर्ब है, ठीक है, वांट वर्ब है। अच्छा, शुड मॉडल है, मेन वर्ब नहीं है, एक मॉडल है जिसको हम मेन वर्ब्स के साथ में यूज करते हैं एज अ ऑक्सिलरी, ठीक है। तो शुड मॉडल है, ये हमें सबको पता है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या, अगर हम कभी कोई एक वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब, जैसे हमने यहाँ पे वांट मेन वर्ब यूज किया, तो अगर हम उसके बाद में दूसरी कोई वर्ब लिखेंगे ना, तो हमें उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट फॉर्म का मतलब होता है इन्फिनेटिव, जेरेंड या पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो ये जो वांट के साथ हमने वर्ब गो लिखी ना, इसको हमें इन्फिनेटिव बना के लिखना पड़ेगा, तो हम इसे लिखेंगे टू गो, दे वांट टू गो, ठीक है। अच्छा, शुड जो है ये मॉडल है। मॉडल्स जो होते हैं ये एक्चुअली एक्चुअली ऑक्सिलरीज होती हैं, जिनका यूज हम किसी मेन वर्ब के लिए करते हैं। तो इनके साथ, मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी चाहिए, ना कि कोई इन्फिनेटिव या जेरेंड। तो ये टू गलत हो गया, दे शुड गो, दे वांट टू गो। अब ये बात यहाँ पे पता करनी बहुत आसान है कि भाई वांट के साथ टू गो क्यों लिखा, शुड के साथ में गो क्यों लिखा। वो इसलिए आसान है क्योंकि हमें पहले से एकदम कंफर्म है कि वांट केवल वर्ब है, शुड केवल मॉडल है। लेकिन अब एक चीज देखना, अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं जो वर्ब और मॉडल दोनों ही हो सकता होता है, जैसे नीड है और डेयर है, ये दोनों जो वर्ड है ना, ये वर्ब भी होते हैं, मॉडल भी होते हैं, ये ध्यान रखना, अभी मैं समझा दूंगा। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने वांट वर्ब लिखी और इसके बाद हमने टू गो लिखा। तो जैसे यहाँ पे हमने वांट के साथ टू गो लिखा था, वैसे यहाँ पे लिखा है, तो सही हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे वांट वर्ब का सब्जेक्ट था दे, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है ही जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हमारी मेन वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हम उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखें, तो उसकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो वांट की सिंगुलर फॉर्म होती है वांट्स, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा वांट्स। अच्छा, उसी तरीके से देखें तो यहाँ भी हमने सब्जेक्ट ही लिखा है। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन मॉडल्स को सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती, तो ये ध्यान रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन मॉडल्स की फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अगर वर्ब हमारी ट्रांसिटिव हो, तो हम उस वर्ब के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, जैसे हमने दे वांट फूड लिख दिया, ये सही हो गया। अच्छा, मॉडल्स के साथ में हम किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पहली बात तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं मेन वर्ब के, मॉडल्स मेन वर्ब नहीं होते, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात, मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं जिन्हें हम बिना मेन वर्ब के यूज भी नहीं कर सकते। तो ये जो हमने दे वांट फूड लिखा ना, ये तो सही है, लेकिन दे शुड फूड लिखा, ये गलत है। तो यहाँ पे शुड के साथ ना हमें कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये फूड जो है वो उसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई भी लिख दो, बाय लिख दो, कुक लिख दो, गेट लिख दो, ईट लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो मान लो हमने बाय लिख दिया, दे शुड बाय सम फूड। तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, देखो मैं एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूं। अगर हम कभी किसी मेन वर्ब के बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखें, तो उसको नॉन फिनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटिव या जेरेंड, ठीक है। अगर हम किसी मॉडल के बाद में कोई वर्ब लिखें, तो हमेशा बेस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, उनके साथ इन्फिनिटिव मत लिखना। अगर हम किसी मेन वर्ब का यूज फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करें, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वांट्स। मॉडल्स की फॉर्म को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, वह मॉडल नहीं चेंज होते, ठीक है। अगर वर्ब हमारी ट्रांसिटिव हो, तो उसके बाद में हम किसी नाउन या प्रोनाउन को उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। मॉडल्स के साथ में कभी भी नाउन प्रोनाउन को डायरेक्ट नहीं यूज किया जा सकता, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज करना पड़ता है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे समझने बहुत आसान थे, क्योंकि हमें सबको पता है कि शुड केवल हेल्पिंग वर्ब है, वांट केवल मेन वर्ब है। लेकिन ये जो दो वर्ड है ना, नीड और डेयर, ये नीड और डेयर ऐसे वर्ड्स हैं जो मॉडल्स भी हैं, ठीक है, और वर्ब भी हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, वो नीड और डेयर के डिस्कस करेंगे, नीड और डेयर। तो नीड और डेयर ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो मॉडल्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे मॉडल है? क्योंकि जहां पर ये वर्ब होंगे वहां पर इनको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। अच्छा, जहां पर ये मॉडल होंगे वहां पे इनका इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो नीड और डेयर ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब्स भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं। तो इनके यूज को सही तरीके से समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वर्ब है या मॉडल है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चंस लिखे, तो इन क्वेश्चंस में जो हमने नीड लिखा है या डेयर लिखा है, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि भाई ये है क्या, ये मॉडल है या वर्ब है, ठीक है। अब कैसे इसका पता लगाते हैं मॉडल है या वर्ब है? तो देखो मैं तुम्हें दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूं, उनका हमेशा ध्यान रखना। असल में बेटा इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं, और वो अभी तुम मत पूछो इन्फिनेटिव की बातें, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। खैर,
तो मैं बता रहा था कि नीड और डेयर जो होते हैं ना, देखो मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मॉडल्स के यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जिन मॉडल्स का यूज हमने स्टार्ट कर दिया वो है नीड और डेयर। अच्छा, तुम में से जो लोग मॉडल्स की डेफिनेशन समझते हो, ठीक है, फंडामेंटल्स पढ़ के तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मॉडल्स ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब्स के साथ में, हाँ वही बता रहा हूँ बेटा, मॉडल्स हमारी वो ऑक्सिलरीज होती हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब के साथ में करते हैं स्पीकर की इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए। इंटेंशन किस चीज की? इंटेंशन एक्शन की एबिलिटी से रिलेटेड, इंटेंशन एक्शन की कैपेसिटी से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, या फिर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो? प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई चीज होगी या नहीं होगी ये बताने के लिए। तो मॉडल्स स्पीकर की इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्शन से रिलेटेड। इनमें जो नीड होता है ना, ये इंटेंशन ऑफ नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। डेयर जो होता है ये इंटेंशन ऑफ करेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम नीड मॉडल का यूज किसी वर्ब के साथ तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि उस एक्शन का जिसके साथ में नीड को एज अ मॉडल यूज किया जा रहा है करने की जरूरत है या नहीं है। अगर किसी एक्शन के होने या करने की जरूरत है तो हम उसके साथ में नीड मॉडल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डेयर का यूज हम कब करते हैं? डेयर का यूज हम करते हैं किसी वर्ब के साथ में तब जब हमें यह बताना हो कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें उस काम को करने की करेज है या नहीं है। मतलब वो डेयर करता है उस काम को करने का या नहीं। खैर, अब मैं फिर से बताता हूं कि ये जो नीड और डेयर हैं ये इन इंटेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। नीड का यूज जब भी हम किसी वर्ब के साथ करते हैं तो ये नेसेसिटी का इंटेंशन, और डेयर का यूज जब हम किसी वर्ब के साथ करते हैं तो करेज का इंटेंशन एक्सप्रेस करता है, ठीक। इन दोनों मॉडल्स के बारे में खास क्या है कि ये दोनों ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो मॉडल्स होने के साथ साथ में वर्ब्स भी हैं। इनका यूज हम एज मेन वर्ब भी करते हैं और एज मॉडल्स भी करते हैं। अब जो मॉडल्स और मेन वर्ब्स में जो डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है और हम कई बार गलतियां कर लेते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है वो अभी हमने पढ़ ही लिया कि भाई मॉडल लिखोगे तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब लिखोगे तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ पाएगी, या तो इन्फिनिटिव आएगा, जेरेंड आएगा, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, ठीक है। मॉडल्स को हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करके नहीं यूज करते। मेन वर्ब्स को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करके यूज करना पड़ता है। मॉडल्स के साथ में हम नाउन प्रोनाउन को डायरेक्ट उनका ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिख सकते। वर्ब्स के बाद में अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखने। अब होता क्या है कि वांट हमेशा वर्ब है तो हम हमेशा इसे एज अ वर्ब ट्रीट करेंगे। शुड हमेशा मॉडल है तो इसे हम हमेशा एज अ मॉडल ट्रीट करेंगे, ठीक है। मॉडल में वर्ब में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन अब अगर नीड डेयर की बात करें तब क्या होगा? हो सकता है कहीं पे वर्ब हो तो इनको वर्ब के तरीके से यूज करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पे मॉडल हो तो इन्हें मॉडल के तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो नीड और डेयर के सही यूजेस सीखने के लिए पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में नीड और डेयर मॉडल है, किस सेंटेंस में वर्ब है, ये कैसे पता चलता है। तो इसके लिए देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पता चलता है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज गॉन देयर। मैं फिर से बता देता हूँ, ये बातें हमने वीडियो फंडामेंटल वीडियोस में वर्ब के डिस्कस कर रखी हैं। वर्ब के 4 वीडियोस हैं फंडामेंटल्स में, 1 2 3 4, ठीक है। उनमें डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। जैसे हमने लिखा ही हैज गॉन देयर, तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और गॉन मेन वर्ब है, और ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव अफर्मेटिव। अब मान लो हमें इसे नेगेटिव करना तो हम नॉट का यूज यहां पे करेंगे। तो जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं ना तो नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर किसी सेंटेंस में हम नीड और डेयर के बाद में नॉट लिखे ना तो जान जाना कि मॉडल्स हैं। फिर से बता रहा हूं, कोई भी सेंटेंस जो हमारा पॉजिटिव होता है जब हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करते हैं तो नॉट का यूज किया जाता है मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है तो यहाँ पे देखो हमने नॉट का यूज हैज के बाद किया जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन से पहले किया जो कि मेन वर्ब है। तो इसका मतलब अगर हम किसी सेंटेंस में नॉट का यूज हेल्प मतलब करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर किसी सेंटेंस में नीड और डेयर जो है वो उनके बाद नॉट लिखा हो तो नीड डेयर मॉडल्स होते हैं। एक तो हम ऐसे जान जाते हैं। दूसरा कैसे पता लगा सकते हैं नीड डेयर का? मान लो ये जो हमारा सेंटेंस लिखा था ना, ही हैज गॉन देयर, ये सेंटेंस असर्टिव है। अब सपोज अगर हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना चाहें कि लाओ हम इसे इंटरोगेटिव बना दें, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए देखो हमें इसकी फॉर्म में क्या चेंज करना पड़ेगा
कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ेगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद लिखी है ना, ये हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ेगी। मेन वर्ब तो असर्टिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के बाद लिखी थी, और इंटरोगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही लिखी जाएगी। डन। तो इसका मतलब ये निकला कि जब हम किसी सेंटेंस को जो असर्टिव हो इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब को बाद में लिखना पड़ता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट से पहले लिखकर करें, तो फिर वो मॉडल्स होते हैं। तो देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। नीड एंड डेयर बेसिकली वर्ब्स होती हैं, बेसिकली ये वर्ड्स वर्ब होते हैं, लेकिन जब हम इनका यूज इंटरोगेशन के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब कर लेते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो फिर ये मॉडल हैं। या जब हम इनका यूज निगेशन के लिए नॉट के पहले कर लेते हैं, तो ये मॉडल हैं। तो नीड और डेयर मॉडल्स तब होते हैं जब इनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट से पहले लिखकर करते हैं, या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट से पहले लिखकर करते हैं, तो ये होते हैं मॉडल्स। अदरवाइज ये होते हैं वर्ब्स। अब मैं तुम्हें इनको एग्जांपल्स में पहचानाता हूं, यहां से जानना। यहाँ देखो, नीड के बाद हमने नॉट लिखा है, तो अगर हमने नीड के बाद में नॉट लिखा है तो ये मॉडल हो गया, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो अगर नीड मेन वर्ब होता तो नॉट इसके बाद नहीं लिखा होता। ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस में देखो, यू हमारा सब्जेक्ट है और यू से पहले हमने डेयर को लिख रखा है। तो अगर ये डेयर मेन वर्ब होता तो सब्जेक्ट से पहले थोड़ी आता, सब्जेक्ट के बाद आता, तो इसका मतलब ये मॉडल है। ऐसे हम पता लगा लेते हैं। ठीक। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में हमने डेयर के बाद में नॉट लिखा है, तो डेयर के बाद में नॉट लिखा है, तो इसका मतलब ये डेयर मॉडल है। ठीक है। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में हमने लिखा नीड नॉट एनीथिंग, तो मतलब नीड के बाद में नॉट लिख रखा है ना, तो नीड मॉडल हो गया, क्योंकि अगर नीड मेन वर्ब होता तो नॉट इससे पहले लिखा होता। ये सब फंडामेंटल्स में पढ़ा रखा है, फिर भी मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हमने लिखा डू नॉट डेयर। अब देखो, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डू यूज कर ली, क्योंकि नॉट हमने डू के बाद लिख दिया, तो इसका मतलब डू हेल्पिंग वर्ब है। अगर डू हेल्पिंग वर्ब है तो ये डेयर मेन वर्ब हो गया। ठीक है। इस सेंटेंस में देखो, योर ब्रदर नीड टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। अब यहाँ पे जो नीड हमने लिखा है ना, ना तो हमने इसका यूज नॉट से पहले किया, ना हमने इसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट से पहले किया, तो ये मेन वर्ब हो गया, मॉडल नहीं रहा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में ये पता लगा लेते हैं कि नीड डेयर वर्ब है या मॉडल है। अगर हम नीड और डेयर का यूज सब्जेक्ट से पहले करें क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये मॉडल्स हैं। अगर हम नीड और डेयर का यूज नॉट से पहले करें, तो ये मॉडल है, अदरवाइज ये वर्ब है। ठीक है। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अब जब हम ये पहचान लेते हैं कि ये वर्ब है मॉडल है, तो फिर उसके बाद हमें सेंटेंस सही करने हैं। अब तो आसान हो गया। देखो, नीड मॉडल है, तो हमें पता है मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इन्फिनेटिव नहीं यूज होता, तो टू गलत हो गया। उसी तरीके से डेयर मॉडल है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले लिख रखा है, तो अगर ये डेयर मॉडल है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये टू गलत हो गया। तो उसको लिखो योर फ्रेंड्स नीड नॉट मेक कंपनसेशन, और इसको लिखो हाउ डेयर यू ब्लेम माई फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे देखो डेयर मॉडल है, तो अगर ये डेयर मॉडल है और इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर दिस मैन, तो हमने पढ़ा था कि वर्ब की फॉर्म हमें चेंज करनी पड़ती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन डेयर तो यहाँ पे वर्ब है ही नहीं है, तो मॉडल है। तो अगर ये मॉडल है तो हम इसकी फॉर्म क्यों चेंज करें? तो एक तो इसको करो डेयर, एक तो इसको लिखो डेयर। ठीक है। दूसरा क्या है, जब ये पता चल गया कि ये डेयर मॉडल है, तो मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये जो इन्फिनेटिव हमने बना के लिखा है इसमें से टू रिमूव करो। ठीक है। मॉडल बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं, नेसेसिटी और करेज की, इसलिए। बेटा मेन वर्ब का इन्फिनेटिव क्यों लिखते हैं मैंने कहा था, बाद में बताऊंगा। सिक्स्थ में नीड टू मॉडल होना चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बेटा बात सुनो, अगर हम सिक्स सेंटेंस में नीड को मॉडल कहेंगे ना, तो हमने क्या पढ़ा कि नीड और डेयर मॉडल्स तब होते हैं जब इनका यूज या तो हम इंटरोगेशन के लिए सब्जेक्ट से पहले लिखकर करें, या निगेशन के लिए नॉट से पहले लिखकर करें। ठीक है। तो ये जो नीड है ना, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो ना तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो नीड डेयर हमारे मॉडल क्यों होंगे? तब से मेन वर्ब हो जाएंगे। ये मॉडल तब होते हैं ना जब इनका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट से पहले लिखकर, या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले लिखकर करते हैं। ये सेंटेंस तो असर्टिव है। ठीक है। उसके बाद में ये नीड मॉडल है। अब अगर ये मॉडल है, तो हमने पढ़ा था कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके साथ हमेशा हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ती है। अच्छा, नॉट के बाद मेन वर्ब लिखी जाएगी, लेकिन ध्यान से देखो, जो एनीथिंग हमने लिखा है वर्ब नहीं है, एनीथिंग प्रोनाउन होता है। पढ़ा था ना प्रोनाउन में, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो जो एनीथिंग है ना, ये प्रोनाउन है।
अगर ये प्रोनाउन है तो हमने नॉट के बाद में प्रोनाउन क्यों यूज किया? उसके बाद तो हमें वर्ब यूज करनी चाहिए थी, तो वर्ब तो है नहीं, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। अब इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कोई वर्ब अपने पास से यूज कर लो। यू नीड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल, यू नीड नॉट अचीव एनीथिंग स्पेशल, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए ना, तो ये नीड मेन वर्ब भी होता है ना, इसी को मेन वर्ब बना दो, डू हेल्पिंग वर्ब लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, डू नॉट नीड। बेटा मॉडल्स फंडामेंटल में नहीं पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मॉडल्स पढ़ा है फंडामेंटल में, मैं ये कह रहा हूं कि फंडामेंटल्स में हमने ये पढ़ा है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है या बाद में आता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट की पोजीशन कहाँ होती है, ये सारी चीजें हमने फंडामेंटल में डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। मॉडल्स नहीं किए, मुझे भी पता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या नाम है? सुमिता देवी जी। मॉडल्स असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं लेकिन नीड डेयर नहीं। नीड और डेयर का हम एज अ मॉडल, एक चीज सोचो तुम लोग अपने दिमाग से सोचो, अगर हम नीड डेयर का यूज एज अ मॉडल असर्टिव सेंटेंस में भी कर लेंगे, नेगेटिव में भी कर लेंगे, इंटेरोगेटिव में कर लेंगे, तो एज अ वर्ब कहाँ यूज करोगे? तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज मेनली सेंटेंसेस में किया जाता है, सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो जब हम नीड और डेयर का यूज सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए करते हैं तो ये मॉडल होते हैं, अदरवाइज ये वर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आ गए। फिर से देखो मैं ये वाला समझा देता हूँ। ये नीड नॉट मॉडल था, तो हमें पता है कि मॉडल्स के साथ हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ती है, लेकिन ये जो एनीथिंग है ना, मेन वर्ब नहीं है, प्रोनाउन है। तो या तो हम कोई मेन वर्ब अपने पास से लिखते, ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हमें ये तो पता है कि नीड वर्ब भी होता है, तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज करके नीड को मेन वर्ब बना दो। मतलब ये जो लिखा था ना, यू नीड नॉट एनीथिंग, इसको लिख दो यू डोंट नीड एनीथिंग, तो ये सही हो जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमने लिखा पुअर पीपल डू नॉट डेयर टेक सच डिसीजंस। अब हम कह रहे हैं कि गरीब लोग होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं कर पाते बेचारे कि ऐसे डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो ये जो डेयर है ना, ये वर्ब है और डू हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद जो हमने टेक लिखा ये भी वर्ब है। अब मेन वर्ब डेयर है, टेक तो मेन वर्ब है नहीं, तो हम इसे इन्फिनिटिव बना देते हैं। पुअर पीपल डू नॉट डेयर टू टेक सच डिसीजन। सिक्स में आ जाओ। सिक्स में हमने लिखा योर ब्रदर नीड टू रिवाइज ऑल दीज चैप्टर्स बिफोर द एग्जाम। अब ये नीड वर्ब है। हमने पढ़ा कि अगर नीड और डेयर वर्ब होंगे ना, तो इनके बाद हमें कोई दूसरी वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो इन्फिनिटिव बना के लिखनी पड़ेगी। तो ये जो टू रिवाइज हमने इन्फिनिटिव लिखा ये सही है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत इसमें ये है कि अगर हम नीड को एज अ वर्ब यूज करेंगे और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हमें इसकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी नीड्स। तो ये आंसर है। फिर से देखो समझ लेना, यहां पर हमने दिस मैन के साथ में डेयर्स लिखा था तो गलत हो गया था, हमें डेयर लिखना पड़ा था, ठीक है। डेयर हमने क्यों लिखा था? क्योंकि ये डेयर वर्ब नहीं था, ये डेयर मॉडल था, क्योंकि हमने इसका नॉट लिख रखा था। तो मॉडल होने की वजह से हम इसकी फॉर्म नहीं चेंज कर सकते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो हमने नीड यूज किया नहीं, वर्ब है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो नीड्स लिख दिया, ठीक है। तो यहां से इन एग्जांपल से हमने नीड और डेयर के यूजेस सीखे। मैं फिर से एक बार तुम्हें बता देता हूं, ध्यान से बात को सुनना और जब नोट्स वोट्स बनाना तो अपना लिख लेना इस बात को, ठीक है। नीड और डेयर वर्ब और मॉडल्स दोनों ही होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके यूजेस में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है मैं बताता हूँ। ध्यान ये रखना है कि नीड और डेयर का यूज जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं तो ये मॉडल होते हैं। कब? अगर हम नीड डेयर को क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो ये मॉडल्स हैं। अगर हम नीड डेयर को नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले लिख दें तो ये मॉडल्स हैं, अदरवाइज ये वर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये वर्ब होंगे तो हम इनके बाद में नाउन प्रोनाउन को इनका ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्म चेंज करके लिख सकते हैं। लेकिन जब ये मॉडल होंगे, ठीक है, तो इनके साथ नाउन प्रोनाउन मत लिखना, इनके बाद में लिखना कोई मेन वर्ब, ठीक है। एक, अगर ये मॉडल होंगे तो इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज करके मत लिखना, बस ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिखता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, दे नीड नॉट हेल्प, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, दे नीड नो हेल्प। इन ब्लैंक्स में क्वेश्चन टैग यूज करो जरा एक बार। मैं फिर से देखो बता देता हूं।
दे नीड नॉट हेल्प एक सेंटेंस हो गया, ये हमारा सेंटेंस हो गया, दे नीड नॉट हेल्प, ठीक है। दे नीड नो हेल्प एक ही सेंटेंस ये हो गया। इन सेंटेंसेस के लिए हमें क्वेश्चन टैग यूज करना है। क्वेश्चन टैग का वीडियो दे रखा है ना फंडामेंटल्स में, तो क्वेश्चन टैग का वीडियो तो देख लिया होगा तुम लोगों ने, फंडामेंटल्स में दे रखा है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन टैग यूज करो, इन दोनों सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स यूज करो। आवाज नहीं कट रही होगी बेटा। नंबर भी लिख दिया करो आंसर के, इतने मूर्ख आदमी हो। ये लिख दिया करो ना भाई, ए लिख दो फिर उसका आंसर लिखो, तब तो पता चलेगा ना तुमने किसका आंसर लिखा है। हरि ओम। एक लिख रहा है डोंट दे और डू दे, बेटा तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा कहीं मिल गया तो मेरे को। डोंट दे डू दे, दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग इनमें से एक भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिखने पड़ेंगे। ये डोंट दे वाले हैं ना, ये कहीं मुझे मिल जाने में इनको कूट दूं पकड़ के, उल्लू कहीं के। क्वेश्चन टैग पूरा पढ़ लिया फिर भी ये दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पे नॉट लिखा है, यहाँ पे नो लिखा है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्यों बना रहे हो? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिखो दोनों के। भैया खून पियो तुम लोग वगैरह। एक ने लिख दे नीड नॉट दे, क्या करूं ससुर, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ दूं। चलो अब ध्यान से सुनना, तुमने जो भी आंसर किया वो ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो भैया, क्वेश्चन टैग आसान टॉपिक होता है, इसमें गलती नहीं करी जाती। देखो यहाँ पे नीड के बाद हमने नॉट लिखा है, तो हमने पढ़ा है कि नॉट जो होता है ना वो मेन वर्ड से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो इसका मतलब ये जो नीड है ना ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है मॉडल, और हेल्प हो गई मेन वर्ब। अच्छा यहाँ पे देखो हमने नो लिखा है, अब हम पहले से जानते हैं कि नो डिटर्मिनर होता है, तो ये जो नो है ना बच्चे ये डिटर्मिनर होता है, तो अगर ये नो डिटर्मिनर होता है तो इसका मतलब हेल्प वर्ड जो है ना यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब अगर हेल्प नाउन हो गया तो इसका मतलब ये नीड हमारी मेन वर्ब है। बस ये हमें समझना था, हमारा आंसर इतनी सी बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने नीड को नॉट से पहले लिखा। नॉट होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिसका यूज हम मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो अगर हम नॉट का यूज हेल्प से पहले कर रहे हैं तो इसका मतलब हेल्प है वर्ब और नीड है मॉडल, ठीक है। अच्छा नो जो होता है ये डिटर्मिनर होता है, तो अगर हम नो का यूज हेल्प के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब हेल्प वर्ब नहीं है, हेल्प यहाँ पे नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर नाउन के साथ यूज होते हैं। तो अगर हेल्प नाउन है तो इसका मतलब नीड वर्ब है। बस इतना पता चल गया। अब जब ये पता चल गया कि नीड वर्ब है, तो हमें पता है क्वेश्चन टैग में हम वर्ब का तो यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन टैग में तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो अगर नीड वर्ब है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब हो गई, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, दे के अकॉर्डिंग डू का यूज कर लो, तो आंसर हो गया डू दे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो पता ही चल रहा है कि नीड मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम क्वेश्चन टैग में करते हैं, तो यहाँ तो सीधे नीड दे लिख दो, तो ये आंसर है। अब बताओ इतना आसान आंसर है फिर भी तुम लोग घूम रहे हो। तो फर्स्ट में आ जाएगा नीड दे, सेकंड में आ जाएगा डू दे। डन। तो नीड और डेयर पे ना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम्हें समझने पड़ेंगे, ये सही करने पड़ेंगे। आसान होता है, ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखनी कि नॉट क्या है, नो क्या है, नॉट किसके पहले आता है किसके बाद आता है, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है, मेन वर्ब पहले आती है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, और ये फंडामेंटल्स में काफी डिटेल में समझा रखे हैं, ठीक है बच्चे। फंडामेंटल में जो इंटरोगेटिव यूजेस हैं मैं देखो तुम्हें बता देता हूँ। जो फंडामेंटल के वीडियोस है ना वर्ब के तुम्हारे, उनमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप की बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब काफी डिटेल में समझा रखी हैं। जिन बच्चों ने वो देख लिए वो समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देख लिए हैं वो अपना देख लें, ठीक है, फंडामेंटल्स के वीडियोस। हाँ बहुत दिन हो गए आपने बद नहीं कहा। हाँ कह दूंगा, रुक जा। नीड मॉडल को मेन वर्ड बना दिए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चे, देखो बिल्कुल मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन से समझना।
हम्म। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस देखना शुरू। हमने लिखा दे नीड नॉट हेल्प, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा दे नीड नॉट योर हेल्प। और एक थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूं, देखो। अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से सुनना जो कहूंगा। डोंट लीव, नहीं पढ़ाना वढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो नॉट हमने लिखा है और ये नॉट लिखा है, तो अगर हम नॉट से पहले नीड लिख रहे हैं तो इसका मतलब नीड मेन वर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि नॉट तो मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो अगर हम नॉट से पहले नीड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये मॉडल है, ठीक है। पता चल गया। चलो, अच्छा उसके बाद हमने नॉट के बाद में हेल्प लिखा, तो हेल्प हो गई मेन वर्ब, और ये जो यू है ना वो इस मेन वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस सही हो गया। भाई नीड मॉडल भी होता है ना, तो हमने नीड को एज अ मॉडल यूज कर लिया, हेल्प को एज अ मेन वर्ब यूज कर लिया, और यू को मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, और सेंटेंस सही हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमने नॉट के बाद में हेल्प लिखा ना, हम इस हेल्प को ना नाउन मतलब मानेंगे, वर्ब नहीं मान सकते। जैसे हमने इस हेल्प वर्ड को यहाँ पे वर्ब मान लिया, इस हेल्प को वर्ब नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते इसे वर्ब, समझना। क्योंकि इसके साथ है ना हमने एक पजेसिव केस का डिटर्मिनर लिख रखा है, योर। तो ये जो योर है ना, ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर है। तो अगर ये योर डिटर्मिनर है तो इसका मतलब ये हेल्प वर्ड हमारा नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर तो नाउन के साथ यूज होते हैं। तो अगर ये हेल्प नाउन है, ठीक है, और ये योर डिटर्मिनर है और नीड मॉडल है, तो फिर मेन वर्ब कहाँ, मेन वर्ब तो है नहीं हमारे पास। तो या तो हम मेन वर्ब अपने पास से कोई यूज करें, दे नीड नॉट रिक्वेस्ट योर हेल्प, दे नीड नॉट एक्सेप्ट योर हेल्प, तो या तो कोई सब्जेक्टिव होके अपने आप से वर्ब सपोज करके लिख दो, ठीक है। या फिर जब मैं कह रहा हूं कि नीड भी वर्ब होती है, फिर उसी को एज अ वर्ब यूज कर लो। जब नीड को एज अ वर्ब यूज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब कोई अपने पास से लिख देना अलग से। तो डू हेल्पिंग वर्ब लिख दो। तो हम इसको ऐसे लिख के सही कर सकते हैं, दे डू नॉट नीड योर हेल्प, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा दे डोंट नीड योर हेल्प। एक बच्चा देखो बड़ा इंटरेस्टेड है, और इसने एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया लगातार, मतलब हैट्रिक कर दी इसने क्वेश्चन की। और इसका क्वेश्चन है बच्चे का कि बद्ध का मतलब। तुम में से कोई एक बार बच्चा कोई जानता हो बद्ध का क्या मतलब होता है तो एक बार कमेंट करके बताओ, तो मैं इसे बता दूं। तुम में से कोई बच्चा ये जानता हो कि बद्ध का मतलब क्या होता है, तो एक बार आंसर करो तो मैं इसको बता दूं। ये बच्चा बेचारा एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। हाँ, इसको बता देता हूँ बद्ध का मतलब क्या होता है। ये हो गए क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर देखो इनके, मूर्ख, जिद्दी, बेवकूफ, ठीक है, स्टबन, बदतमीज, चरित्रहीन, बट गधा ही हो क्या सर? विक्ट, पागल, ढीठ। असल में हमारे गांव में बद्ध का मतलब बैल होता है, ठीक है। हाँ, जो यूपी मिडिल के बच्चे होंगे ना वो जानते होंगे कि बद्ध का मतलब होता है बैल। बैल होता है, बैल होता है ना जो हल वगैरह खींचते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं, बैलगाड़ी होती है ना। तो बैल होता है ना, बैल, उसको हमारे गांव के, हमारे मतलब जिले में, हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बद्ध कहा जाता है। चलो, तो नीट डेयर हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। अब देखो, ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, ये क्वेश्चंस हैं हमारे बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल्स पे बेस्ड। अब मजाक मजाक किनारे रख लेना, अब ध्यान से जो बोला जाएगा उसको सुनना समझना, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो अब ये जो हम क्वेश्चन नीट डेयर के हो गए यूजेस, नीट डेयर पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना समझना था, वो हो गया डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे कैन और मे। तो कैन और मे के बारे में देखो मैं पहले बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। कैन, फिर से देखो एक बार बता देता हूँ।
मॉडल्स वो ऑक्सिलरीज होती हैं जिनका यूज हम किसी एक्शन वर्ब के साथ में करते हैं उससे रिलेटेड स्पीकर की इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए, कि मतलब किसी एक्शन से रिलेटेड स्पीकर की अपनी पर्सनल इंटेंशन क्या है वो मॉडल के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कि नीड जो होता है वो मॉडल इंटेंशन की, हाँ, मतलब इंटेंशन ऑफ नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है। डेयर इंटेंशन ऑफ करेज एक्सप्रेस करता है। कैन जो होता है ना, ये इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, इन्हें एक्सप्रेस करता है। तो कैन मॉडल का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी एक्शन से रिलेटेड किसी पर्सन की एबिलिटी, स्किल और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करना हो, कि किसी पर्सन में, मतलब किसी पर्सन का मतलब जो सब्जेक्ट हो सेंटेंस का वो, कि उसमें किसी काम को करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है, ये बताना होता है, तो हम वर्ब के साथ कैन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ही कैन डांस, तो ही कैन डांस का मतलब ही नोज हाउ टू डांस, मतलब उसको स्किल आता है डांस करना, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, मे का यूज हम एबिलिटी वगैरह के लिए नहीं करते हैं। मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब एक तरीके से अजम्पशन। एक मिनट। तो मे मॉडल का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि किसी काम के होने के चांसेस हैं या नहीं। तो जब हम किसी काम के होने को गेस करते हैं ना, तो हम वहां पे मे मॉडल का यूज करते हैं। तो मतलब मे मॉडल जो होता है इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्शन से रिलेटेड इंटेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना हो कि इस काम के होने की भी पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, ठीक है। कैन का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि किसी काम को करने की किसी पर्सन में कैपेसिटी, एबिलिटी, स्किल है या नहीं है, ठीक। अब जब ये बातें तुम्हें समझ में आ जाएं, हालांकि इसके अलावा एक दो इनके और भी यूजेस होते हैं, अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले ये समझो कि कैन एबिलिटी के लिए और मे पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन लिखे, दो क्या, पहले तो एक ही देखो। योर फ्रेंड डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, आंसर बताना। योर फ्रेंड डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। आंसर भी बता दिए तब तक तुम लोगों ने, हाँ। आंसर बताओ बे। एक ही होती है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अलग अलग कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो, मैं एक एक चीज समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही डैश हेल्प यू। जैसे ही हमने लिखा ही डैश हेल्प यू, ठीक है। अब हमें इसमें कैन और मे यूज करने हैं। तो ध्यान रखना, हम इसमें कैन भी यूज कर सकते हैं और मे भी यूज कर सकते हैं। ही कैन हेल्प यू और ही मे हेल्प यू, ठीक है। कैन भी सही है, मे भी सही है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो समझ लेना। कैन जो होता है ना, इसका यूज हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द स्पीकर, मतलब टू विद रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। और मे का यूज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एक्शन। अगर हमें सब्जेक्ट में काम करने की एबिलिटी है, स्किल है, नहीं है, ये बताना होता है, तो हम कैन का यूज करते हैं। अगर काम के होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो हम मे का यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये कि अगर हम ये कहेंगे ना ही कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब ही इज एबल टू हेल्प अस, कि मतलब जो हमें मदद चाहिए वो मदद ही कर सकता है, मतलब उसमें वो काबिलियत है उस मदद को करने की। तो कैन से बस ये पता चलता है कि ही कैन हेल्प यू का मतलब ही इज एबल टू हेल्प यू। ये पता नहीं चलता कि वो मदद करेगा या नहीं करेगा, मतलब ये तो पता है उसमें काबिलियत है। भाई मान लो मुझे किसी मदद की जरूरत है और कोई पर्सन है, मान लो मेरा पड़ोसी है या मेरा बड़ा भाई है या कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है, कि उसके अंदर वो क्षमता है कि वो मेरी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है वो उस प्रॉब्लम को दूर कर ही देगा। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि जिस काम को करने की उसमें क्षमता है वो करेगा ही करेगा। बहुत से लोग होते हैं उनमें काफी पोटेंशियल होता है, काफी क्षमताएं होती हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता या फिर वो मतलब सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो अपने उस काबिलियत का यूज नहीं कर पाते, जिंदगी भर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कैन से बस ये पता चलता है कि हाँ भाई, काम को करने की क्षमता किसी पर्सन में है, लेकिन वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा ये बताने के लिए हमें मे लिखना पड़ता है। तो अगर हम मे लिखेंगे तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि देयर आर चांसेस ऑफ डूइंग दिस वर्क, कि ऐसे चांसेस भी हैं कि ही हमारी मदद कर दे।
कैन से ये पता नहीं चलता कि उसके काम करने के चांस है या नहीं, बस ये पता चलता है कि उसमें क्षमता है। तो दोनों ही सही है। ही कैन हेल्प यू, ही इज एबल टू हेल्प यू, ही मे हेल्प यू, देयर आर चांसेस दैट ही हेल्प यू, ऐसे चांस है कि वो तुम्हारी मदद कर दे। तो हम कैन या मे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें एबिलिटी ऑफ समबडी एक्सप्रेस करनी है, ये बात ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, और इसको अपने नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, एबिलिटी ऑफ समबडी, किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है किसी काम के करने की, तो कैन। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग को रेफर करना है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, समबडी नहीं, ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है तो मे का यूज करना है। बस ये ध्यान रखोगे तो कैन और में कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो एबिलिटी ऑफ समबडी कैन, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग में। तो जब सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस पढ़ के हमें ये समझना है कि भाई इस सेंटेंस में हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। कई सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें कैन लिख दो या मे लिख दो, वो दोनों तरीके से सही हो जाएंगे। जैसे कि ये है हमारा, चाहे कैन लिख दो तो सही है, मे लिख दो तो सही है, लेकिन ये ध्यान रखना जब कैन लिखोगे तो मीनिंग कुछ और होगा, मे लिखोगे तो मीनिंग कुछ और होगा। डन। चलो अब देखो, योर फ्रेंड हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, कैन भी लिख सकते हैं, मे भी लिख सकते हैं, इधर वे करेक्ट हो जाएगा। भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना क्षमता भी हो सकती है उस पर्सन की कि उसमें क्षमता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और जब क्षमता है तो हो सकता है उसके चांस भी हो, तो हम मे भी लिख सकते हैं। अब इसमें आते हैं, योर फ्रेंड डज गेट इनटू सम ट्रबल। अब देखो गेटिंग इनटू जो ट्रबल है ना, गेटिंग इनटू ट्रबल, इट इज नॉट एबिलिटी ऑफ समबडी, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। ये किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है किसी पर्सन की। तो अगर ये एबिलिटी नहीं है देन ओनली मे। फिर हमने कहा योर फ्रेंड डज स्पीक एंड राइट इंग्लिश वेल। नाउ स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश वेल इज एबिलिटी, इट इज अ स्किल। इंग्लिश को अच्छे से बोल लेना, लिख लेना, ये एक स्किल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ये स्किल है अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो कैन। तो इस सेंटेंस में हम रेफर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, क्योंकि अब इस सेंटेंस में हम पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग को रेफर कर रहे हैं तो हमने मे लिख दिया। अच्छा, इस सेंटेंस में हम क्या रेफर कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ समबडी, एबिलिटी या स्किल भी कह सकते हो। तो इसमें हम एबिलिटी ऑफ समबडी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमने कैन लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता था, एबिलिटी भी हो सकता था, तो चाहे कैन लिखो चाहे मे लिखो। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर हम कैन या मे में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना हमेशा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हें कैन सही लग रहा है लेकिन अगर उसमें मे ऑप्शन दे रखा है तो उसको सही मान लेना अगर लगे कि ऐसी पॉसिबिलिटी है तो। अच्छा, कुछ सिचुएशन बिल्कुल क्लियर कट होती हैं तो उनमें तो कोई एक ही यूज हो पाएगा, मे या कैन, वो अपना देख लेना। फोर्थ एग्जाम्पल में आ जाओ। फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने लिखा आई थिंक दे कैन गेट लेट बट ही सेज दैट दे कांट गेट लेट। ठीक। अब देखो, यहां पे हमने लिखा कैन गेट लेट, यहां पर हमने लिखा कैन नॉट गेट लेट। ठीक है, पहले ये बताओ ये जो कैन गेट लेट हमने लिखा है ये सही है गलत है? गेटिंग लेट को हम क्या माने, गेटिंग लेट को हम एबिलिटी ऑफ समबडी माने या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग माने? वो देखो पगला, अब वो इतनी देर बाद बद का मीनिंग बता रहा है। बेटा वो छोड़ो, तुम जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। गेटिंग लेट को हम क्या माने, गेटिंग लेट को हम एबिलिटी ऑफ समबडी माने या गेटिंग लेट को हम पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग माने, ये बताओ। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग यही होगा ना। तो गेटिंग लेट जो है वो किसी की एबिलिटी नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये कैन तो गलत हो गया, मे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही हो गया। अच्छा, फिर उस हिसाब से ये कैन नॉट भी गलत होना चाहिए, यहाँ पे मे नॉट आना चाहिए, लेकिन ये सही है। अब एक मैं तुम्हें दूसरी चीज समझाता हूं। ठीक, मान लो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, इट कैन रेन टुनाइट, कि भाई आज बारिश हो सकती है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है बारिश होना, हमें पता है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये एबिलिटी नहीं है। तो ये कैन गलत हो गया और हमने मे लिख दिया क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए हमें मे लिखना पड़ता है। डन, चलो सही हो गया। अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, इट कांट रेन टुनाइट, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब हमें समझना है ये सही कैसे हो गया। भाई जब यहां पर हमने पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन लिखा तो वो गलत हो गया, ठीक है।
तो एक्शन तो वही है, तो हमने यहाँ पे कैन नॉट लिखा तो गलत क्यों सही क्यों हो गया? अब इसके लिए मैं एक छोटी सी बात तुम्हें समझाता हूँ, वो ध्यान रखना हमेशा। देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही में डू इट, ठीक है, और एक दूसरा सेंटेंस लिखूं, ही में नॉट डू इट, तो ये बताओ इन दोनों के मीनिंग सेम या डिफरेंट? अगर मैं सेंटेंस लिखूं ए, ही मे डू इट, और एक लिखूं ही मे नॉट डू इट, तो इन दोनों के मीनिंग सेम या डिफरेंट? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर उसी का बताना। ये जो हमने सेंटेंस ए और बी लिखे हैं, ही मे डू इट और ही मे नॉट डू इट, तो ये दोनों के मीनिंग सेम या डिफरेंट? ही मे डू इट का और ही मे नॉट डू इट का मीनिंग सेम या अलग अलग? बेटा सेम होते हैं इनके मीनिंग। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं समझा देता हूं, आगे समझ लेना। देखो, हमने कहा कि मे का यूज हम कब करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए, जब हमें किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी होती है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ही मे डू इट, तो इसका मतलब इसके होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर होने की पॉसिबिलिटी है तो नहीं होने की भी तो पॉसिबिलिटी हो गई। ही मे डू इट का मतलब हो गया ही मे नॉट, कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो हो सकता है वो ना भी कर पाए, तभी तो पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो तुम ये जानी जाओगे कि ये कर सकता है, या जानी जाओगे नहीं कर सकता, तो पॉसिबिलिटी कहां रहेगी? पॉसिबिलिटी तो तब जब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो तो एक चांस है, ठीक है। अगर हमने लिखा ही मे नॉट डू इट, कि हो सकता है वो ऐसा ना कर पाए, तो हो सकता है कर ही ले। तो मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कि मे मॉडल का यूज हम, बेटा नहीं, ऑपोजिट नहीं है, सुनो ध्यान से। अब यही तो लैंग्वेज में तो कई बार हमें घूम जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। दोनों ही सेम, हाँ सेम है। असल में मे का यूज हम कब करते हैं? जब हमें ये बताना हो किसी काम के होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम मे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बता रहे हैं इस काम के होने के भी चांसेस हैं। तो इसका मतलब अगर होने के भी चांसेस हैं तो इसका मतलब नहीं होने के भी चांसेस होंगे। उसी तरीके से हम कहते हैं कि इस काम के नहीं होने के भी चांसेस हैं, तो इसका मतलब उसके होने के भी चांसेस होंगे। तो जब हम मे लिखते हैं तो मे नॉट अंडरस्टूड हो जाता है, जब हम मे नॉट लिखते हैं तो मे अंडरस्टूड हो जाता है। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि मे और मे नॉट ये इक्विवेलेंट होते हैं। एक मिनट, मे और मे नॉट, तो यही वजह होती है कि तुमने मे नॉट का यूज सेंटेंसेस में पढ़ा नहीं होगा। जब तक कोई पर्सन खास करके नेगेटिविटी को हाईलाइट करना ना चाहे, तब तक मे नॉट मॉडल का यूज हम करते नहीं है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि मे का मीनिंग और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। अगर हम मे कह रहे हैं तो मे नॉट अंडरस्टूड है, मे नॉट कह रहे हैं तो मे अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसका मैं एक तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं। देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे हम यूज करते हैं। एक मैंने सेंटेंस में लिखा, ही मे सॉल्व इट। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही मे सॉल्व इट, और इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। ही में सॉल्व इट, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाओ। हाँ बेटा, इसीलिए मे नॉट का यूज नहीं करते। मे नॉट इसीलिए कभी यूज नहीं करते, मे का ही यूज करते हैं, क्योंकि मे नॉट उसके मीनिंग में अंडरस्टूड होता है। ये देखो, एक मैंने सेंटेंस लिखा ना, इसका बनाओ क्वेश्चन टैग बनाओ, अभी समझ में आ जाएगा बच्चे। ही में सॉल्व इट, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। तो बेटा सिद्धार्थ में से पिटेगा बहुत ज्यादा, समझा? अब देखो, क्वेश्चन टैग में अगर तुम लोगों ने वीडियो देख लिया ना फंडामेंटल में, तो पढ़ा होगा कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, जैसे हमारा सेंटेंस ही पॉजिटिव है, ही मेड सॉल्व इट, तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। पढ़ा था? तो अब हम देख रहे हैं, हमने सेंटेंस में लिखा मे सॉल्व इट, तो इसका क्वेश्चन टैग कायदे से क्या होना चाहिए? मेंट ही, यही होना चाहिए ना। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि मे और मे नॉट का मीनिंग तो सेम होता है, तो अगर हम मेंट लिख देंगे तो हमारा स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग तो सेम टाइप के हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग हमेशा कैंट होता है, कैंट ही। ये क्वेश्चन टैग में पढ़ा भी रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो अपना ध्यान देना। तो ही में सॉल्व इट का क्वेश्चन टैग हो जाएगा कैंट ही। अच्छा, कैंट ही क्यों लिखा, अब मैं बताता हूं। देखो, दो चीजें यहां से तुम्हें समझनी है। एक तो ये कि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, ना ये यस होते हैं ना ये नो होते हैं। अच्छा, कैन और कैन नॉट जो होते हैं, उनका यूज हम करते हैं तब जब हमें असर्टिव होके यस या नो को रेफर करना हो। अगर मान लो हमें किसी काम के होने को ही रेफर करना है, यस, किसी काम के नहीं होने को रेफर करना है, नो। लेकिन कैन और कैन नॉट ये मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, लेकिन मे और मे नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि वो गेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कभी स्ट्रेस के साथ में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो कैन,
नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो कैन नॉट। मे और मे नॉट का यूज केवल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, और पॉसिबिलिटी का मतलब होना और नहीं होना दोनों एक साथ होता है, तो मे और मे नॉट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अगर हम मे और मे नॉट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं तो फिर ये कैन नॉट यहाँ पे क्यों यूज कर लिया? असल में कैन नॉट इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, इम्पॉसिबिलिटी। बस ये ध्यान रखना है। तो कैन नॉट इज द मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो कैन नॉट का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए नहीं करते बच्चे, जब हम कैन नॉट लिख देते हैं ना तो एक्चुअल में दैट बिकम्स इम्पॉसिबिलिटी। एन एलिफेंट कांट फ्लाई, इम्पॉसिबल। ठीक है, अच्छा कैंट ही बताया था ना बेटा, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा कैंट। क्वेश्चन टेक का देख लेना बेटा, कोई नहीं, फंडामेंटल के सारे वीडियोस देख लो, मैं तुम लोगों से बार बार कहता रहता हूँ, तुम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा आई थिंक दे कैन गेट लेट, यहां तो मैं हो जाएगा गलत, लेकिन वहां पे जो कैन नॉट है वो सही हो जाएगा क्योंकि वो इम्पॉसिबिलिटी है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो और ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है। ही कैन मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर एज ही टॉल लाइक अ म्यूल। आंसर बताओ इसका पहले, कैन लिखें मे लिखें? क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ बच्चे, कैन लिखें या मे लिखें? चलो अच्छा छोड़ो, एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, वो बता दो। ये जो फिफ्थ सेंटेंस है इसमें हम क्या रेफर कर रहे हैं? आर वी रेफरिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, आर वी रेफरिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग और एबिलिटी ऑफ समबडी? बस ये क्वेश्चन किया करो, अपने आप आंसर पता चल जाता है। ठीक है, कि हम सेंटेंस में रेफर क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग या एबिलिटी ऑफ समबडी? पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग और एबिलिटी ऑफ समबडी, बस ये बता दो। ही कैन मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर एज इज टॉल लाइक अ म्यूल। बेटा क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन टैग छोटा सा ही कॉन्सेप्ट होता है और फंडामेंटल्स में उसको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्वेश्चन हो उसका पूछ लेना कभी, लेकिन अब पढ़ाएंगे नहीं उसे। अब देखो ये पता है एक पॉसिबिलिटी है, कोई पर्सन है वो एक सिचुएशन गेस कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन वो क्यों गेस कर रहा है उसका रीजन दे रखा है। रीजन क्या है? ही इज टॉल लाइक अ मिल, क्योंकि कोई पर्सन है काफी टॉल है, तो उसके टॉल होने की वजह से हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो बास्केटबॉल प्लेयर होगा। हो सकता है ना भी हो, लेकिन उसकी हाइट से हमने एज्यूम कर लिया कि बास्केटबॉल प्लेयर होगा, क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर्स टॉल होते हैं। तो ये जो सिचुएशन हमने लिखी ना, ही कैन मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, ये बच्चे हमारा अजम्पशन है, मतलब हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, हमने ऐसा गेस कर लिया। और ऐसा हम गेस क्यों कर रहे हैं उसका रीजन वो लिखा। तो अगर ये हमारा गेस है तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, अगर ये पॉसिबिलिटी हो गई तो मैं सही हो गया, कैन गलत हो गया। ही मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये बस ध्यान रखना कि जब हम किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी को रेफर करते हैं, ठीक है। हाँ, ही इज टॉल दैट इज फॉर श्योर, टॉल है वो कंफर्म है, लेकिन उस टॉल होने के बेसिस पे हम एक दूसरी सिचुएशन भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, पीपल कैन मे कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट ड्यूरेशन बाय एयर। पीपल कैन मे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शॉर्ट ड्यूरेशन बाय एयर। अब ये गेस है कि फैक्ट है, बस ये बता दो। ये जो सिक्स सिचुएशन हमने लिखी है ना, ये हमारा गेस है, मतलब हम ऐसा गेस कर रहे हैं, और इज इट अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है। बेटा बाई एयर अपने आप थोड़ी जाओगे, बाई एयर तो जो प्लेन से जाओगे ना, इट इज अ फैक्ट। ये गेस तो है नहीं। देखो हमें सबको पता है कि जो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई एयर है, ठीक है, सबसे तेज वही है, उसकी स्पीड 1800 किलोमीटर के आसपास पर आवर होती है, ठीक है। तो ये जो हमने सिचुएशन लिखे ना, फैक्ट है। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि मे और मे नॉट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी सिचुएशन को गेस कर रहे हो वो फैक्ट ना हो। अगर कोई सिचुएशन मान लो फैक्ट है और हम उसको लेके सर्टेन है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, कंफर्म है, ठीक है, तो हम कैन और कैन नॉट का यूज करेंगे।
अब ये सिचुएशन एक फैक्ट है, तो अगर ये फैक्ट है तो फिर हम मे क्यों लिखेंगे? मे तो गेस के लिए यूज किया जाता है, जब हम अज्यूम करें, गेस करें, लेकिन ये गेस तो है ही नहीं, तो फैक्ट है तो कैन लिख दो। अब पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चे, ये ऐसे मत करो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। अब एक चीज इसको ध्यान से समझना। मान लो इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये ओनली ना, एक मिनट, 13 आ गया हो तब तक। मान लो इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये ओनली ना लिखा हो। अब बताओ, अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 में ओनली ना लिखा हो तो? बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ही मे बी बास्केटबॉल प्लेयर, ये इसका कुछ बुक्स, चूंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है, तो कुछ बुक्स में इसका आंसर दे रखा कैमल आएगा, ठीक है। कुछ में इसका आंसर दे दिया हॉर्स आएगा। उनका कोई इलाज नहीं है, उनका बस एक ही इलाज है, देहाती, लेकिन वो पकड़ में आएंगे नहीं, नहीं तो उनका वो इलाज ही होगा। पागल बनाते हैं बच्चों को। अब देखो, अगर हम इसमें ओनली ना लिखें तो हम कैन भी लिख सकते हैं, मे भी लिख सकते हैं। हम्म। देखो बच्चे, अगर हम ओनली ना लिखें तो हम कैन भी लिख सकते हैं और मे भी लिख सकते हैं। अब फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हमें पता है कि सारे बच्चों में नहीं, लेकिन कुछ बच्चों में एबिलिटी है, कुछ बच्चों में स्किल है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हम कैन लिख सकते हैं, ठीक है। मे भी लिख सकते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन है, हार्ड है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कर दें, ज्यादा सब नहीं कर पाएंगे लेकिन हो सकता है कुछ सॉल्व कर दें। तो अगर हम ओनली ना लिखे ना, इट कैन बी filled with either of the words. We can use may in it and we can use can also, ठीक है। तो हम इसमें कैन या में कुछ भी यूज कर सकते हैं अगर ओनली ना लिखा हो तो, ठीक है। खैर, ओनली तो लिखा ही है। अब अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो तो हमने क्या पढ़ा था एडवर्ब में, कि ओनली का और जस्ट का यूज हम करते हैं स्ट्रेस करने के लिए उस वर्ड को जिसके साथ में ओनली का यूज किया गया। तो अगर हम यहां पे ओनली का यूज करके ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब वी आर डेड श्योर अबाउट इट। अगर हम ये कह रहे हैं ना ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वी आर श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट, कि हम अपने स्टेटमेंट को लेकर श्योर हैं, तभी हम ओनली का यूज कर रहे हैं। क्योंकि ओनली है, जस्ट है, इन वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस में तभी करते हैं जब हम किसी सेंटेंस के एलिमेंट को लेकर मतलब स्ट्रेस करें, मतलब स्ट्रेस करने का मतलब हम उस बात को श्योरिटी के साथ कह रहे होते हैं तभी। तो अगर हम ओनली का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लिखा गया स्टेटमेंट कोई गेस नहीं है, ये एक फैक्ट है, या फैक्ट ना भी हो तो भी हम इसको लेकर श्योर है, मतलब श्योर का मतलब हम अज्यूम नहीं कर रहे, गेस नहीं कर रहे। तो अगर ये सेंटेंस हमारी श्योरिटी एक्सप्रेस कर रहा है, गेस नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्यों मैं लिखोगे, तो कहना है। तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो ओनली लिखा है ना, इससे हमें पता चल गया। येलो लाइट चली गई। एक मिनट में इसको सही करता हूँ।
हरिओम। हरिओम। चलिए आ जाते हैं वापस। बहुत कमेंट कर दिया तुम लोगों ने। चल। हाँ आ गए बच्चे, लाइट आ गई, ज्वाला हो गया। चल। इन्वर्टर है बेटा, अब ये इन्वर्टर से ही चल रहा है, लाइट तो चली गई लेकिन अब ये इन्वर्टर ही चल रहा है। हाँ सब है बच्चे। हाँ देखो, तो मैं क्या समझा रहा था कि अगर हम ओनली लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो पर्सन ये बात कह रहा है ना, वो इस बात को श्योरिटी के साथ कह रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इस बात को श्योरिटी के साथ कह रहा है तो इसका मतलब ये गेस नहीं रहा। अगर ये गेस नहीं रहा तो हम कैन का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे। मे का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई सिचुएशन गेस करें, अज्यूम करें। एट्थ पे आ जाओ। सम पीपल डैश फील ऑफेंडेड विद इट, ठीक है। एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। एट्थ सेंटेंस। अब ये है पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कुछ लोग हैं जो अफेंडेड, अफेंड का मतलब नाराज, कि इससे नाराजगी महसूस करें या मतलब नाराज हो जाएं इस बात से। तो ये उनकी एबिलिटी नहीं है नाराज हो जाना, ये एक सिचुएशन है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये गैस है। अगर ये सिचुएशन गैस है तो मैं, तो अगर हम कोई सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो उसके लिए मे यूज करो। अगर किसी सिचुएशन को लेकर हम सर्टेन है, कंफर्म है, तो कैन यूज कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। योर पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई यू अ न्यू फोन। योर पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई यू अ न्यू फोन। क्वेश्चन ही आएगा पगले, पता नहीं क्या मैं पढ़ा के आ रहा हूं, उसका ध्यान का है। देखो ये सेंटेंस है, इसका आंसर तो तुम जान ही गए होगे, बाकी मैं समझा देता हूं, यहां से ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कैन बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो ये जो हम कैन मॉडल यूज कर रहे हैं और ये जो एबल एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है। तो अगर इनका फंक्शन सेम होता है तो इनको एक साथ मत लिखो, ठीक है। या तो लिखो ही कैन डू इट, और नहीं ही कैन डू इट लिखना है तो इसको लिख दो ही इज एबल टू डू इट। ही इज एबल टू डू इट, ऐसे लिख दो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे विल बी लाइकली, दे विल बी लाइकली टू कम लेट। अब देखो, अगर ये बात भी तुम पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो लाइकली का मतलब ना प्रोबेबल होता है। लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबल, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि होगी, मतलब ऐसे मतलब फैक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो होगी, तो प्रोबेबल है। अच्छा, विल और सेल मॉडल्स यही एक्सप्रेस करते हैं, जो हम विल सेल मॉडल्स यूज करते हैं ना फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर का मतलब प्रोबेबिलिटी ही होता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे विल मॉडल यूज किया और यहाँ पे लाइकली एडजेक्टिव यूज किया तो इनका फंक्शन तो सेम ही होता है, तो इन दोनों को भी एक साथ मत लिखो। दे विल कम लेट, सिंपली ऐसे लिखो। अच्छा, नहीं अगर लाइकली ही यूज करना है तो फिर विल मत यूज करो, फिर ऐसे लिख दो, दे आर लाइकली टू कम लेट। दे आर लाइकली टू कम लेट, तो ऐसे लिख के सही कर लो, ठीक है। हाँ, और देखो इसी टाइप का एग्जांपल हमने लिखा, ही वुड रादर प्रेफर टू गो होम। अब देखो, अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो तो हमने कंजंक्शन में ये फ्रेज डिस्कस की थी कि वुड रादर जो है ये मॉडल होता है, और इसका यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ प्रेफरेंस, कि कोई दिए गए दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जब हम प्रेफर करते हैं तो उस प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वुड रादर का यूज करते हैं। तो जो वुड रादर हमने मॉडल यूज किया ना, ये प्रेफरेंस एक्सप्रेस करता है। तो अगर वुड रादर मॉडल प्रेफरेंस एक्सप्रेस करता है तो इसके साथ हमें प्रेफर टू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे गो लिख दो, ही वुड रादर गो होम, ऐसे लिख दो। खैर, अब मान लो अगर हमें प्रेफर ही लिखना हो, अगर मान लो हम प्रेफर ही लिखना चाहें तो रादर मत लिखो, ही वुड प्रेफर टू गो होम, ऐसे लिख दो।
तो ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। या तो लिखो ही वुड रादर गो होम, या लिखो ही वुड प्रेफर टू गो होम। यहाँ लिखो दे विल कम लेट, या लिखो दे आर लाइकली टू कम लेट। यहाँ लिखो ही कैन डू इट, या लिखो ही इज एबल टू डू इट। तो कुल मिला के जो मॉडल्स हमारे इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं, कुछ और वर्ड्स अगर वही इंटेंशन सेम एक्सप्रेस करते हो तो उनको एक साथ में एक ही सेंटेंस में मत यूज किया करो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा योर पेरेंट्स कैन बी एबल टू बाई अ न्यू फोन, तो या तो लिख दो योर पेरेंट्स आर एबल टू बाई अ न्यू फोन, या फिर कैन लिखा रहने दो, बी एबल टू लिखो ही मत। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे हमने लिखा आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग। चलो इसका आंसर अपने आप बताओ। ये हमने पहले डिस्कस किया होगा सर, या नहीं शायद डिस्कस किया होगा, 10th है। इसका आंसर बताना तो। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग। क्या क्या क्वेश्चन कर तुमने, ही वुड रादर गो, हाँ बच्चे। एबल लिखा हो बेटा, एबिलिटी की बात हो रही है, तभी तुमने कैन हटा दिया। या तो एबिलिटी की बात एबल लिख के कर लो, या कैन लिख के कर लो। अब देखो मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूं जो ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इस सेंटेंस को चाहे हम लिख दें योर पेरेंट्स आर एबल टू बाई अ न्यू फोन, या हम लिख दें कैन बाई योर फोन, वो दोनों ही सही हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमारी मेंटल और फिजिकल इनेबिलिटीज एक्सप्रेस करती हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं आई कांट सी एनीथिंग, ठीक है, और मैं लिख दूं आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है। चलो, अब दोनों में डिफरेंस समझना। जब हम कैंट लिखते हैं ना, ठीक है, पहले तो ये समझना कि सी जो है, देखना जो है, वो हमारी एबिलिटी है, मतलब मेंटल कह लो या फिजिकल, मतलब एक परसेप्शन की वर्ब होती है सी। ठीक है, तो अगर जो वर्ब हमारी मेंटल या फिजिकल एबिलिटीज को एक्सप्रेस करती हैं, हम उनके साथ में कैन नॉट लिखें, ठीक है, तो वो सिचुएशन टेम्पररी भी होती है। टेम्पररी का मतलब कि मान लो कहीं पे एकदम से अंधेरा हो गया तो हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसको लिख देंगे आई कांट सी एनीथिंग। ठीक है, या मान लो किसी ने हमारे तेज कुछ मार दिया, हमें चक्कर आ गया, अब दिखाई पड़ना बंद हो गया, तो भी हम कह सकते हैं आई कांट सी एनीथिंग। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें आई एम नॉट एबल, तो इसका मतलब समझना, ये एम लिंकिंग वर्ब है और एबल एडजेक्टिव इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये उस पर्सन की डिसेबिलिटी हो गई। आई एम नॉट एबल का मतलब ये पर्सन अंधा है और ये बिल्कुल देख नहीं सकता। तो इसका मीनिंग और उसके मीनिंग में डिफरेंस है। ये है एक टेम्पररी इनेबिलिटी, कि किन्हीं कारणों से ये पर्सन नहीं देख पा रहा, अंधेरे की वजह से, चोट लगाने की वजह से। आई एम नॉट एबल लिख देने से हो जाएगा कि ये पर्सन डिसेबल है। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी पर्सन की फिजिकल या मेंटल इनेबिलिटी एक्सप्रेस करें किसी एक पर्टिकुलर टाइम से या एक पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड, तो उसके लिए बी एबल टू का यूज मत किया करो, उसके लिए कैन नॉट का यूज किया करो। ठीक है, अभी जो डिसाइड करना है ना, ये हमारी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, तो इसके साथ में नॉट एबल टू मत लिखो, इसके साथ में लिखो कैन नॉट। अब मैं दो चार वर्ब और ऐसी बता देता हूं, उनका ध्यान रखना कि उनके साथ में कैन नॉट का यूज करना। एक तो हमारी परसेप्शन की सारी वर्ब, सी है, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, हियर है। देखो मैं फिर से बता देता हूं एक बार। आंखों से हम परसीव करते हैं, आंखों से देखते हैं, स्किन से फील करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, ईयर से हियर करते हैं। तो ये परसेप्शन की पांचों वर्ब। उसके अलावा रिमेंबर, जो भी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी की वर्ब होती हैं, रिमेंबर, फॉरगिव, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, नोटिस, डिसाइड, इमेजिन, बिलीव, थिंक, एटसेट्रा। तो ये जो हमारी मेंटल और फिजिकल इनेबिलिटीज की वर्ब्स होती हैं, जो हमारी इनेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम से या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से या एक पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है, उनके लिए कैन नॉट का यूज किया करो, उनके लिए बी एबल टू का यूज मत किया करो, क्योंकि वो हमारी परमानेंट डिसेबिलिटीज एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है,
मान लो किसी पर्सन ने हमें कोई कहानी ऐसी बता दी कि हमें नहीं लग रहा ये कहानी सच होगी, तो हम क्या कह देंगे? आई कांट बिलीव इट। सो आई कांट बिलीव इट का मतलब वो मेरी क्वालिटी नहीं है कि मैं बिलीव नहीं कर पाता या कर नहीं सकता, वो उस एक्शन से रिलेटेड बात हो रही है कि उस कहानी को मैं बिलीव नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ। मेमोराइज भी लिख लो और क्या। आई कांट इवन इमेजिन इट, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, आई कांट टेस्ट एनीथिंग। ठीक है, आई कांट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी मेंटल और फिजिकल इनेबिलिटीज होती हैं टेम्पररी या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, इनके लिए कैन नॉट का यूज क्या करो, बी नॉट एबल टू का यूज इनके लिए मत क्या करो। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा था ना, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस बैग, इस बैग का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये बात केवल इस बैग से रिलेटेड हो रही है। ठीक है, अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड का मतलब कि मुझ में डिसाइड करने की क्षमता नहीं है। मुझ में डिसाइड करने की क्षमताएं हैं, लेकिन इस बैग का क्या करना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बात एक पर्टिकुलर सिचुएशन की हो रही है, तो इसके लिए एबल टू मत लिखो, इसके लिए कैन नॉट लिखो। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल बच्चे, हाँ। तो ये बात ध्यान रहेगी आगे। चलो, मेंटल और फिजिकल इनेबिलिटीज जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड हो, उनके लिए कैन नॉट का यूज किया करो, उनके लिए बी नॉट एबल टू का यूज मत किया करो, ये ध्यान रखना। चलो, 11th क्वेश्चन देखो। इट इज अनलाइकली दैट द टू साइड्स कैन ब्रिज देयर डिफरेंसेस। इसका आंसर बताओ। चलो छोड़ो, मैं एक काम करता हूं, तुम इस 11th को छोड़ो, इस 12th का आंसर बताओ। ये जो 12th क्वेश्चन यहां पे लिखा ना, मैं देखो इसको ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ दिखाई पड़े। वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। बस इसका एक और आंसर बता दो। ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के थ्रू हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं? एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग? एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग? फिर से देखो, सुन लो, जो मैं पूछ रहा हूं वही बताना। वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग? इज लाइकली बेटा अभी समझा देता हूं, एक बार तुम ये बताओ फिर मैं समझाता हूं। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, हद है, पॉसिबिलिटी वाले ज्यादा है वैसे। अरे यार। चलो, अब ये बंद करो अपने कमेंटबाजी, और अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो, एक जगह है, मान लो कोई एक पार्क है, मैदान है, ग्राउंड है, कुछ भी है। वहां पे एक डॉग बैठा हुआ है, और एक उसी के पास में थोड़ी दूरी पे एक कौवा बैठा हुआ है, क्रो। ठीक है, मान लो किसी पर्सन ने पत्थर फेंका। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर बताना। एक जगह पे एक क्रो है और एक डॉग है, और किसी पर्सन ने एक पत्थर फेंका। किसके उड़ जाने की पॉसिबिलिटी है? किसके उड़ जाने की पॉसिबिलिटी है? डॉग या क्रो? जल्दी बताओ। आज तो चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया। बोथ, पता है, गधाई हो कहते तुम पूरे धत। वो देखो डॉग लिख रहा है, भैया जयनंदन गुप्ता, तुमसे तो हम हार गए ससुर। ठीक है, हाँ। डॉग के उड़ जाने की पॉसिबिलिटी है, सही है, बढ़िया, बहुत सही है। तुम लोग तो भारत रत्न के हकदार हो। कोई कह रहा है बोथ, हालांकि क्रो वाले ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में डॉग वाले हैं एक दो। इनका ससुर मैं क्या करूं? तुम नहीं सुधरोगे ऐसे। अबे हिले हुए। ठीक है, केवल क्रो उड़ पाएगा, समझे, डॉग नहीं उड़ जाएगा। अब यहाँ पे पता है कहानी क्या है? यहाँ पे क्रो जो है, कुछ तो है बद्ध, वास्तव में बद्ध है। कुछ बच्चे असल में है क्या,
कि उड़ जाने की पॉसिबिलिटी केवल क्रो में है, डॉग के उड़ जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये एग्जांपल हमें भले फनी लगे कि भाई ये तो फनी एग्जांपल है, ठीक है, हाँ। लेकिन अब पता है क्या है अब पता क्या है, आया, अब यहाँ पे पता है कहानी क्या है, ये क्वेश्चन हमें बड़ा फनी लगे कि भाई ये तो फनी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें ना बड़ी गहरी बात छुपी है, ध्यान से समझना। हमें पता है ये तो सब कॉमन सेंस है, ठीक है, कि भाई डॉग के उड़ जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल क्रो के उड़ जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रो है ना उसमें वो एबिलिटी है काम करने की। अच्छा, डॉग में एबिलिटी नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इससे पता क्या समझ में आना चाहिए, इससे तुम्हें समझ में यह आना चाहिए कि पहले किसी काम के करने की हमें एबिलिटी बनती है और उसके बाद में फिर उस काम के होने की पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब पॉसिबिलिटी से पहले एबिलिटी आती है। अगर किसी पर्सन में काम करने की एबिलिटी है तभी उस काम के होने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी में एबिलिटी नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। जब ये बात ध्यान रखेगे तो यहां आ जाओ, हमने क्या लिखा, वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। अब बच्चे से पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, भैया ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसे पॉसिबिलिटी मान लोगे ना तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि एबिलिटी हमें पहले से, कि हम बर्ड्स के जैसे उड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम आने वाले टाइमों में उड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हमें एबिलिटी गेन करनी है फिर पॉसिबिलिटी होगी। देखो मान लो हम उड़ लेते हैं, सपोज वी हैव गॉट द एबिलिटी टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, कि हमें बर्ड्स के जैसे फ्लाई करने की एबिलिटी है, तो हमारी मर्जी है कि हम पैदल जाएं, कि उड़ के जाएं, कि कार से जाएं, कि बस से जाएं। लेकिन फर्स्ट वी डोंट हैव द एबिलिटी, पहले तो हमें एबिलिटी नहीं है। तो ये जो हम ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, ये सिचुएशन एक एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, बर्ड्स हैव गॉट द एबिलिटी टू फ्लाई, वी ह्यूमंस डोंट हैव दैट एबिलिटी। हम ह्यूमंस में वो एबिलिटी उड़ने की भी नहीं है। हालांकि हम भी उड़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के थ्रू, एयर बलून के थ्रू, मतलब जैसे बर्ड्स उड़ लेते हैं विदाउट एनी मशीन, हम वैसे नहीं उड़ पाते। ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, ये एबिलिटी है बच्चे। और ये एबिलिटी हमें आज नहीं है, आज तो हमें पता ही नहीं है, ये एबिलिटी है फ्यूचर की। अब हमें कैसे पता लगे फ्यूचर की एबिलिटी है, आज की नहीं, क्योंकि ये लिखा ना इन ईयर्स टू कम। तो हम यहाँ पे फ्यूचर की एक एबिलिटी है उसको गेस कर रहे हैं कि आज तो हम एबल नहीं है बर्ड्स के जैसे उड़ पाने में, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी एबिलिटी हम डेवलप कर लें कि हम भी उड़ने लग जाएं। ठीक है, तो ये एबिलिटी फ्यूचर की है। अब ध्यान क्या रखना है कि फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए कैन का यूज नहीं होता है, फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज क्या करो। तो यहाँ पे लिखो शैल बी एबल टू, वी शैल बी एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। हाँ, डॉग पैरासूट लेके फ्लाई कर सकता है, वहां पे लेके बैठा था पैरासूट। तो अब पता है ध्यान हमें क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि एबिलिटी पॉसिबिलिटी से पहले आती है। अगर किसी काम की करने की किसी में एबिलिटी है तो फिर उस काम करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम ह्यूमंस में अभी तो फ्लाई करने की एबिलिटी नहीं है, तो पहले हमें एबिलिटी चाहिए, फिर उसके बाद में पॉसिबिलिटी आएगी। अच्छा, अब ध्यान ये रखना है कि फ्यूचर की जो एबिलिटीज होती हैं उनके लिए कैन बी का मतलब कैन का यूज मत क्या करो, उनके लिए यूज क्या करो, विल बी एबल टू। एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ, समझना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। आई कैन हेल्प यू, ये सेंटेंस अगर केवल इतना लिखा हो ना तो ये सही है। और हम इसका ये मतलब मान लेंगे कि इस पर्सन जो यू है इसकी मदद करने की आज मुझ में क्षमता है। आई कैन हेल्प यू का मतलब राइट नाउ। ठीक है, अब मैं लिख दूं आई कैन हेल्प यू नेक्स्ट वीक। कोई पर्सन मेरे से आज मदद मांगने आया, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगले हफ्ते कर लूंगा। तो इसका मतलब ये एबिलिटी मुझ में आज नहीं है, ये एबिलिटी आएगी फ्यूचर में। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। तो ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीक लिख देने से ना ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सेंटेंस है इसमें लिखे गए एक्शन का टाइम फ्यूचर है। अच्छा, कैन जो होता है ये एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, तो अगर ये एबिलिटी फ्यूचर की होगी तो शैल बी एबल टू विल बी एबल टू लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा आई विल बी एबल टू हेल्प यू नेक्स्ट वीक। अगर हम नेक्स्ट वीक नहीं लिखते तो हम इसे सही मान लेते। क्यों सही मान लेते? क्योंकि तब हम ये मान लेते कि ये आज की हमारी एबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट वीक लिख देने से पता चल गया ये एबिलिटी आज की नहीं फ्यूचर की है, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा इसमें विल बी एबल टू। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम, इसमें हमें लिखना पड़ेगा वी शैल बी एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड्स।
अच्छा, उसके बाद 11th देखो, 11th में हमने लिखा इट इज अनलाइकली दैट द टू साइड्स कैन ब्रिज देयर डिफरेंसेस। अब हमने कहा कि ये बहुत अनलाइकली है सिचुएशन। अनलाइक देखो, लाइकली का मतलब जिसका मतलब अनलाइकली का मतलब कुछ ऐसा जो होगा, अनलाइकली का मतलब कुछ ऐसा जो नहीं होगा। तो चाहे हम लाइकली का यूज करें, ठीक है, और चाहे हम अनलाइकली का यूज करें, दोनों के साथ लिखे गए इवेंट्स जो होते हैं ना वो फ्यूचर के होते हैं। चाहे लाइकली का यूज करके यूज लिखो, चाहे अनलाइकली का यूज करके लिखो, वो फ्यूचर के ही होते हैं। तो अगर हम ये लिख रहे हैं इट इज अनलाइकली दैट द टू साइड्स कैन ब्रिज देयर डिफरेंसेस, तो इसका मतलब ये जो हम एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ये एबिलिटी फ्यूचर की है। कि ऐसी मतलब सिचुएशन बहुत अनलाइकली है कि ये दोनों साइड्स जो है अपने ब्रिज खत्म कर पाएंगी। ब्रिज ब्रिज देयर डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर खत्म कर लेना। तो हम एक फ्यूचर की सिचुएशन को मतलब बता रहे हैं कि इस काम के होने के मतलब गैस मतलब नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती, ऐसा अनलाइकली है कि ये दोनों अपने डिफरेंसेस कभी खत्म कर पाएंगे। तो ये कैन गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि तुम इसको एबिलिटी मानो ही मत, मैं लिख दो, पॉसिबिलिटी मान लो, तो मैं तो फ्यूचर में यूज हो जाएगा। तो या तो लिख दो इट इज अनलाइकली दैट द टू साइड्स में ब्रिज देयर डिफरेंसेस, ठीक है। या अगर हमें मान लें कि ये दोनों साइड्स हैं, ये जो दोनों पार्टीज हैं, ये फ्यूचर में भी अपने इस अंतर को खत्म नहीं कर पाएंगी, मतलब ये तब भी एबल नहीं होंगी इस समस्या को सॉल्व कर पाने में, तो हमें लिखना पड़ेगा विल बी एबल टू। तो इससे क्या समझ में आया कि कैन का यूज हम एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मे का यूज हम फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना उसका हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो विल बी एबल टू ब्रिज देयर डिफरेंसेस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, कि वो अपने डिफरेंसेस को फ्यूचर में शायद खत्म नहीं कर पाएंगे, मतलब एबल नहीं होंगे अपने डिफरेंसेस को खत्म करने में, मतलब उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो बने रहेंगे। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, दोज हु हैव फिनिश द टेस्ट कैन मे लीव। अब इसमें कैन लिखे हैं, मे लिखे हैं। अच्छा चलो कैन में छोड़ो, बस ये बता दो, ये जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं ना, दोज हु हैव फिनिश द टेस्ट कैन मे लीव, तो यहाँ पे हम क्या रेफर करना चाह रहे हैं, एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है दोज हु हैव फिनिश द टेस्ट कैन या मे लीव, इसमें हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी। एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी, बच्चे ये बताओ। परमिशन, बढ़िया। इसमें ना हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है परमिशन। तो अब एक चीज तुम्हें और ध्यान रखनी है कि जो कैन और मे मॉडल अभी हम पढ़ रहे थे ना, कि कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि कैन और मे इन दोनों का यूज हम परमिशंस के लिए भी करते हैं, कि जब हमें किसी पर्सन से परमिशन मांगनी होती है या किसी पर्सन को परमिशन देनी होती है तब भी हम इनका यूज करते हैं। कैन आई सिट हेयर, कैन आई गो होम, मे आई कम इन, इस तरीके से। तो कैन और मे मॉडल्स का यूज हम एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के अलावा परमिशंस के लिए भी करते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये परमिशन है, कि मान लो हम परमिशन दे रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना टेस्ट मतलब कंप्लीट कर लिया वो अलाउ है कि वो जा सकते हैं, मतलब उनको परमिशन है। तो परमिशन के लिए हम कैन का यूज करें या मे का यूज करें, दोनों ही सही है। डिफरेंस क्या होता है मैं देखो बता देता हूँ। मे का यूज हम करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में। फॉर्मल सिचुएशंस का मतलब जहां पे हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जहां पे हमारी जान पहचान के लोग नहीं होते हैं या जहां पे हमसे सीनियर लोग होते हैं, तो जहां पर हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है वहां पे यूज क्या करो, मे का। अच्छा, जहां पे फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, हमारे उम्र हमारे साथ के काम करने वाले लोग होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं कैन। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है। तो कैन और मे हम दोनों का यूज परमिशंस के लिए भी करते हैं। फॉर्मल काइंड ऑफ परमिशंस जो होती हैं उनके लिए मे का यूज क्या करो, जो फॉर्मल नहीं कैजुअल होती हैं उनके लिए कैन का यूज क्या करो, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे कैन लिख दो चाहे मे लिखो, इधर इज करेक्ट। नेक्स्ट में आ जाओ, एनी एलिजिबल सिटीजन कैन मे कॉन्टेस्ट दिस कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया। अब देखो ये भी एक परमिशन है कि भाई कोई भी एलिजिबल सिटीजन जो है, ठीक है, कोई भी सिटीजन जो कि आ, आ, वो है क्या नाम, अच्छा यहाँ पे ये ASEC का वो आ जाता है, मैं हटवा दूंगा देखो, ठीक है, हाँ, कॉर्नर में शायद ये आ जाता है ASEC का, ये मैं हटवा दूंगा। तो अभी देखो क्या समझना है कि हमने लिखा एनी एलिजिबल सिटीजन कैन में कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया।
तो ये भी एक परमिशन है कि इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है किसी भी सिटीजन को जो एलिजिबल हो चुनाव लड़ने के लिए, उसे मतलब कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी परमिशन है, तो चाहे हम कैन लिख दें या मे लिख दें, लेकिन इसमें केवल कैन सही है, मे गलत है। अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे केवल कैन सही है, मे गलत है, वो मैं समझा देता हूं। देखो, जो परमिशंस रूल होती हैं, लॉ होती हैं, सिस्टम होती हैं, सिस्टम, ठीक है, उनके लिए केवल कैन का यूज किया करो। और आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसे ही ध्यान रख सकते हो कि जो ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस होती हैं, मतलब कोई ऐसी परमिशन जो हमें ऑलरेडी ग्रांटेड है, पहले से हमें मिली हुई है, वो परमिशन हमें किसी पर्सन को लेटर लिखकर या किसी पर्सन से मांगनी नहीं है, तो उनके लिए कैन का यूज किया करो, ठीक है। देखो, दो तरीके की परमिशंस होती हैं। एक परमिशन तो हो गई जनरल। जनरल का मतलब वो परमिशन सबको ग्रांटेड है, ठीक है, कोई भी पर्सन उसको मतलब अवेल कर सकता है, तो उनके लिए यूज क्या करो, कैन। तो ये जो जनरल परमिशंस होती है ना, ये एक्चुअल में होती क्या है, ये होती हैं रूल्स, लॉज, कोई नियम कानून है, ठीक है, वो उस नियम कानून के अकॉर्डिंग दी गई परमिशंस जो होती है ना, वो सब होती हैं ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस, तो उनके लिए कैन का यूज क्या करो। अच्छा, अच्छा, कुछ परमिशंस होती हैं पर्सनल। पर्सनल का मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन हमें अलाउ करेगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं अलाउ करेगा तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनके लिए यूज क्या करो, मैं। तो जो पर्सनल परमिशंस होती हैं, जो हम किसी पर्सन से जाके डिमांड करते हैं और कोई पर्टिकुलर पर्सन हमें वो परमिशन अलाउ करता है, तो उसके लिए कैन या मे दोनों में से किसी का यूज कर लो, वैसे जनरली मे का किया करो। लेकिन जो ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस होती हैं, ठीक है, उनके लिए कैन का यूज किया करो। हम्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो हमने लिखा ना, एनी एलिजिबल पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया, एक बच्चे ने लिखा ये फैक्ट है, हालांकि ये फैक्ट भी है, उस एंगल से भी देख सकते हो। अदरवाइज इसको सिंपली ऐसे देख सकते हो कि ये परमिशन हमें किसी पर्सन से डिमांड नहीं करनी है, दैट इज ऑलरेडी ग्रांटेड टू अस, ये परमिशन हमें ऑलरेडी ग्रांटेड है, हमें ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑफ, नेक्स्ट हमने लिखा यू कैन गो होम आफ्टर द सनसेट्स, यू कैन सी स्टार्स आफ्टर द सनसेट्स। अब देखो, ये जो आफ्टर द सनसेट्स हमने लिखा है ना, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने प्रेजेंट टेंस लिख रखा है। अब अगर टेंस के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो वर्ब वगैरह खत्म हो जाएगा ना, तो हम टेंस ही पढ़ेंगे। तब तक एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, अगर इनमें हमने प्रेजेंट टेंस लिख रखा हो, तो वो टाइम फ्यूचर का होता है, मतलब टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर का होता है। तो उस कंडीशन में जो मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन होता है वो भी फ्यूचर का होता है। देखो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। आफ्टर है, अनलेस है, अंटिल है, व्हेन है, वाइल है, बिफोर है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, ठीक है, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम यूज करें, जैसे हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर यूज कर लिया, तो इसमें प्रेजेंट टेंस लिख दिया, तो भले ही हमने यहाँ पे टेंस प्रेजेंट लिखा हो, लेकिन ये टाइम फ्यूचर होता है, ठीक है। तो ये टाइम होता है फ्यूचर, टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है। वो अगर टेंस थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा तो जानते होगे, नहीं तो भी वर्ब खत्म हो जाएगा तो हम टेंस ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना, आफ्टर द सनसेट्स, ये फ्यूचर है। तो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा गया टाइम फ्यूचर है, तो जो मेन क्लॉज का एक्शन है वो फ्यूचर का हो गया, इसका मतलब, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में हम कैन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्यूचर में कैन का यूज तब नहीं कर सकते जब हम कैन का यूज एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हो। अब हमें ये पता करना क्या दोनों एबिलिटी है, यू कैन गो होम, यू कैन सी स्टार्स। तो यू कैन गो होम जो है ना, ये परमिशन है, कि हम किसी पर्सन को परमिशन दे रहे हैं कि सनसेट के बाद में घर चले जाना, मतलब सनसेट हो जाए तब चले जाना घर। तो ये परमिशन के लिए हम कैन यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में ले, सही हो गया। लेकिन ये जो हमने लिखा ना, यू कैन सी स्टार्स, ये परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है हम किसी पर्सन को परमिशन दे रहे हैं कि सनसेट हो जाने के बाद में स्टार्स देख लेना, पहले मत देखना, ये बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि सनसेट से पहले स्टार्स दिखाई ही नहीं पड़ते जो हम देख लेंगे, ठीक है। ये है एबिलिटी, कि हमें सन तभी दिखाई पड़ते हैं जब सन सेट हो जाता है, क्योंकि वो लाइट में दिखाई नहीं पड़ते। तो ये जो हमने लिखा है ना, कैन सी स्टार, ये एबिलिटी है कि स्टार्स हम तभी देख सकते हैं जब अंधेरा हो। तो अगर ये एबिलिटी है तो ये एबिलिटी तो फ्यूचर की है। आप फ्यूचर की एबिलिटी के लिए कैन यूज होगा नहीं, तो विल बी एबल टू लिख दो।
जान चाहे देनी पड़े, जान चाहे लेनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे जय काली। अबे ओए पगले, क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, बलि चढ़ाएंगे? दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, तू 17वीं सदी में जा रहा है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आगे तेरे करण अर्जुन। फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, ऊपर वाला तो क्लियर हो गया ना। ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस जो होती हैं उनके लिए कैन का यूज किया करो, उनके लिए मे का यूज मत किया करो, ठीक है। इन दोनों में हमने ये सीखा। इन दोनों में क्या सीख रहे हैं वो समझना। इन दोनों में हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम यूज करें तो उसके साथ में लिखी गई क्लॉज में अगर हमने प्रेजेंट टेंस लिखा हो, जैसे हमने यहाँ पे देखो सेट्स लिखी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट टेंस है। तो अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में लिखी गई क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखें तो वो एक्चुअल में टाइम फ्यूचर का होता है। तो ये टाइम फ्यूचर हो गया। अगर ये जो हमने टाइम लिखा ये फ्यूचर है तो इसका मतलब जिस एक्शन के लिए हम इस टाइम का यूज कर रहे हैं वो एक्शन भी फ्यूचर का हो गया। अब हम देख रहे हैं उस एक्शन के साथ में हमने कैन मॉडल लिख रखा है। तो अभी हमने पढ़ा कि कैन का यूज अगर हम एबिलिटी के लिए करेंगे तो फ्यूचर में तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये कि ये दोनों कैन एबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। कैन गो होम जो है ना ये है परमिशन, कैन सी स्टार्स ये एबिलिटी है। तो जब हम परमिशन के लिए कैन का यूज करें फ्यूचर में तो सही है, एबिलिटी के लिए करें तो गलत है। तो ये आंसर है। यू कैन गो होम आफ्टर द सनसेट्स, यू विल बी एबल टू सी स्टार्स आफ्टर द सनसेट्स, ठीक है। ये आंसर ध्यान रखना है। तो कैन का यूज अगर हम परमिशन के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये ठीक है, एबिलिटी के लिए करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारे ये दोनों क्वेश्चन 17th और 18th। ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। 16 में मे, बिल्कुल बच्चे मे यूज कर सकते हैं। यू मे गो होम आफ्टर द सनसेट्स, मे का भी यूज कर सकते हैं। यहां तक आ गए, चलो। अभी जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के हमारे, इनको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, देखो समझना। मान लो हमने लिखा मे डू, दूसरा हमने लिखा मे बी डूइंग, तीसरा हमने लिखा मे हैव डन, ठीक है। और एक दो और भी लिख दें, मे बी डन, ठीक है, मे हैव बीन डन। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे फ्रेजेस लिखे हैं ना ये सब वर्ब्स हैं, ये सब वर्ब फ्रेजेस हैं। इन वर्ब्स में हमने मॉडल यूज किया मे। तो मे मॉडल यूज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे किसी एक्शन को लेकर कोई गेस कर रहे हैं, कोई सिचुएशन गेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जिस एक्शन को लेकर हम सिचुएशन गेस कर रहे हैं वो एक्शन कौन सी स्टेट का है ये बताने के लिए हमने वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स यूज किए हैं। जैसे यहाँ पर देखो मे तो सब जगह है, यहाँ पर हमने मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है डू। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना ये वर्ब की इंडेफिनिट स्टेट को एक्सप्रेस करती है, तो इस एक्शन की स्टेट हो गई इंडेफिनिट। बी डूइंग, बी के साथ आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की कॉन्टिन्यूअस स्टेट होती है। ये एक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस स्टेट का। हैव डन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है, कंप्लीशन शो करती है, तो ये परफेक्ट स्टेट हो गई कंप्लीशन शो करने के लिए। मे बी डन जो है ये है इंडेफिनिट स्टेट का एक्शन पैसिव, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है ना, तो ये इंडेफिनिट स्टेट का एक्शन है पैसिव वॉइस में। हैव बीन डन, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, तो ये भी पैसिव है लेकिन ये परफेक्ट स्टेट का एक्शन पैसिव है। तुम क्या सोच रहे थे सरदार, खुश होगा, शाबाशी देगा? अबे पगले, हे प्रभु आज तो दिमाग का दही हो गया। टाइम तो हो गया, आज 9 बजे क्लास नहीं है, यूट्यूब वाली नहीं है आज, यूट्यूब पे नहीं है आज, तो बस तुम लोगों की क्लास है, इसके बाद सीधा घर। चलो देखो फिर से एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ, बस इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। फिर अपना रिवीजन तुम लोग करते रहना। देखो मैं फिर से बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। मे डू, मे बी डूइंग, मे हैव डन, मे बी डन, मे हैव बीन डन, ये सब वर्ब फ्रेजेस हैं, ठीक है। इन सब वर्ब फ्रेजेस में हमने एक मॉडल मे यूज किया है। अगर हम मे मॉडल यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जिस एक्शन को हम इस मे के साथ लिख रहे हैं हम उसे गेस कर रहे हैं। अच्छा, जिस एक्शन को हम गेस कर रहे हैं वो एक्शन कौन सी स्टेट का है वो हम वर्ब की फॉर्म के थ्रू बताते हैं।
अब जैसे हमने यहाँ पे मे के साथ एक्शन को लिखा फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया ये एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है। इंडेफिनिट स्टेट का मतलब होता है ना कंप्लीट ना इनकम्प्लीट। अच्छा, मे बी डूइंग लिखा, बी प्लस आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है इनकम्प्लीट स्टेट का एक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ये एक्शन जिसको हम गेस कर रहे हैं वो प्रोसेस में होगा, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में होगा। हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कंप्लीट स्टेट, इसका मतलब जिस एक्शन को हम गेस कर रहे हैं वो हो चुका एक्शन है, कंप्लीट स्टेट का है। मे बी डन, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब पैसिव होती है, तो इसका मतलब हो गया जिस एक्शन को हम गेस कर रहे हैं वो इंडेफिनिट स्टेट का है लेकिन पैसिव है। पैसिव का मतलब उसका सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर है। अच्छा, मे हैव बीन डन, ये परफेक्ट स्टेट का एक्शन है लेकिन पैसिव, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर है। तो मॉडल जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब लिखते हैं वो वर्ब स्टेट एक्सप्रेस करती है। अगर मान लो हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो अभी नहीं हुआ है तो हम इंडेफिनिट स्टेट लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। अगर हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो प्रोसेस में हो, चल रहा हो, तो फिर हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट लिखेंगे बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो कि हो चुका हो तो हम परफेक्ट स्टेट यूज करेंगे वर्ब की। परफेक्ट स्टेट का मतलब होता है प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इन एग्जांपल से बात समझना। हमने लिखा दे हैव नॉट अराइव्ड येट, कि ये वो लोग अभी तक आए नहीं है, ठीक है। चलो नहीं आए, अच्छी बात। दे में गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम, जाम में फंस गए होंगे। अब देखो ये सिचुएशन हमने गेस कर ली कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। ऐसा हमने क्यों गेस किया? ऐसा हमने इसलिए गेस किया क्योंकि वो अभी तक आए नहीं है। तो अगर वो आ जाते तो वो ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे होते, और अगर वो नहीं आए तो हम ये मान के चल रहे हैं ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। तो ध्यान से देखो, अगर वो ट्रैफिक जाम में फंस गए तो उसका रिजल्ट ये हो गया कि वो नहीं आ पाए। ये रिजल्ट है ना, दे हैव नॉट अराइव्ड एट, कि अभी तक नहीं आ पाए। तो अगर मान लो किसी एक्शन का रिजल्ट आ चुका है तो इसका मतलब वो एक्शन कौन से स्टेट का हो गया? परफेक्ट। भाई कोई भी एक्शन जो होता है उसका रिजल्ट तभी आता है जब वो कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट स्टेट का हो। तो अगर ये परफेक्ट स्टेट का एक्शन है तो हमने तो इंडेफिनिट स्टेट लिख रखी है, इसको तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, हैव गॉट। ये आंसर है, दे मे हैव गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, काफी को नहीं समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, यहां से देखो। ही लुक्स वरिड, he dash into some trouble, ठीक है। अब देखो, मे गॉट, मे बी गॉट, सी मे गेट, और डी मे हैव गॉट। अब यहां से समझना, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही लुक्स वरिड, ही डैश इनटू सम ट्रबल, और ऑप्शन लिख दिए मे गॉट, मे बी गॉट, मे गेट, मे हैव गॉट। एक बार आंसर बताना। लाइकली अनलाइकली एडजेक्टिव होते हैं बेटा, लाइकली अनलाइकली एडजेक्टिव होते हैं, दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं, ठीक है। हाँ, आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो, मे गॉट तो किसी हालत में सही नहीं हो सकता, क्योंकि मे मॉडल है, उसके साथ सेकंड फॉर्म गॉट आएगी नहीं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो तो गलत हो ही गया। अच्छा, मे बी गॉट भी सही नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता समझ लेना, ये इसलिए नहीं सही हो सकता क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना पैसिव होती है। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट लिखा है ना वो डूअर है, तो ये पैसिव हम बना नहीं सकते। तो ए और बी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अच्छा, सी और डी में से कोई एक सही होगा। सी डी में डिफरेंस क्या है कि जो हमने मे गेट लिखा है ना, ये इंडेफिनिट स्टेट का एक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट स्टेट का एक्शन है। मतलब ना तो ये अभी हुआ है ना ये हो रहा है, मतलब इसके चांसेस हैं। ही मे गेट इनटू सम ट्रबल का मतलब ऐसे चांसेस हैं कि वो मुसीबत में फंस जाएगा। अच्छा, ये जो हमने लिखा मे हैव गॉट, ये परफेक्ट स्टेट का एक्शन है। परफेक्ट स्टेट के एक्शन का मतलब ये ऐसा एक्शन है जो कि हो चुका होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, हम गेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने मे मॉडल लिख रखा। अगर मान लो हम कंफर्म हो कि भाई मुसीबत में फंस गया है, तब तो हम मे का यूज ही नहीं करेंगे, तब तो हम लिख देंगे ही हैज गॉट इनटू सम ट्रबल। लेकिन हम उस बात को लेकर कंफर्म नहीं है, हम गेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने मे मॉडल लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम मे हैव गॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिस सिचुएशन को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ना वो हो चुकी है। अगर हम मे गेट लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो सिचुएशन जिसे हम अज्यूम कर रहे हैं ना हुई है ना हो रही है, बल्कि हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो सकते हैं। अगर हम केवल इतना लिखें
ही डैश इनटू सम ट्रबल, तो ही मे गेट इनटू सम ट्रबल भी सही है, ही मे हैव गॉट इनटू सम ट्रबल भी सही है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, ही लुक्स वरीड, कि कोई पर्सन है वो वरीड दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, वो वरीड क्यों दिखाई पड़ रहा है उसका हम रीजन गेस कर रहे हैं। तो अगर ये रिजल्ट है और ये रीजन है, तो अगर ये रीजन है तो इसका मतलब पहले हो चुका काम होगा। अगर ये काम हो चुका होगा तब तो हमें वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा ही मे हैव गॉट इनटू सम ट्रबल। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो गेस कर रहे हैं ना, वो ऐसा एक्शन नहीं है जो भी होगा, वो ऐसा एक्शन है जो हो चुका है और हम उसे गेस कर रहे हैं। हम गेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। अगर हम कंफर्म होते तो हमें गेस नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि हम कंफर्म नहीं है इसीलिए गेस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो लुक वरी जो है ना, ये रिजल्ट है और वो रीजन है। चलो, अब एक एग्जांपल देखना, मोहन इज absent ही में फॉल इल। ठीक है। अब हमने लिखा मोहन इज absent, मोहन absent है, तो मोहन का absent होना रिजल्ट हो गया। अच्छा, इस रिजल्ट का हम रीजन क्या मान रहे हैं? हम इसका रीजन ये मान रहे हैं कि वो बीमार पड़ गया होगा। तो चलो खैर ठीक है, अब ये रिजल्ट ना आ चुका है, मोहन इज absent का मतलब मोहन तो डेफिनेटली absent है। तो अगर मोहन absent है और रिजल्ट आ चुका है, तो इसका मतलब जो इसका रीजन है वो एक्शन कंप्लीट स्टेट का होगा। अगर कंप्लीट स्टेट का होगा तो मे हैव फॉलन लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख दो, मोहन इज एब्सेंट ही मे हैव फॉलन इल, कि मोहन एब्सेंट है और हो सकता है वो बीमार पड़ गया होगा। तो हमने परफेक्ट स्टेट का एक्शन लिखा। परफेक्ट स्टेट का एक्शन इसलिए लिखा क्योंकि उसका रिजल्ट पहले से आ चुका है। ठीक है। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसी को लेकर मैं एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ। देखो, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट रिटर्न्ड होम, ही में, एक मिनट, ये तो बनेगा नहीं, मैं अपने पास से दूसरा लिख देता हूँ। ही हैजंट रीच्ड देयर येट, ही में फॉरगेट द वे। अब जैसे हमने ये लिख दिया, ही हैज नॉट रीच देयर येट, ही में फॉरगेट द वे, कि कोई पर्सन कहीं गया है और वो अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा, उसके बेसिस पर हम एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, ही में फॉरगेट द वे, कि रास्ता भूल गया होगा। अब देखो, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना। मान लो कोई पर्सन कहीं से निकला 9 बजे। अच्छा, जहां के लिए वो जा रहा है वहां पे मान लेते हैं 30 मिनट का रास्ता है, तो कायदे से उसको 9:30 पे वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन किसी वजह से वो वहां पे 11 बजे तक नहीं पहुंचा। ठीक है। अब क्यों नहीं पहुंचा, इसको लेकर हम सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सिचुएशन एज्यूम की, ही में फॉरगेट द वे। हालांकि ये जो सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है। मान लो कोई एक रिजल्ट आया कि कोई पर्सन कहीं नहीं पहुंचा, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो जाम में फंस गया। इसकी वजह ये हो सकती है उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, कहीं और निकल गया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो रास्ता भूल गया। तो कई वजह हो सकती हैं। जब तक कोई पर्सन या वो खुद पर्सन हमें ये ना बता दे कि वो किस वजह से वहां तक नहीं पहुंचा, तब तक तो हम गेस करेंगे। तो ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जिनकी वजह से वो पर्सन वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा। अब इनमें से एक पॉसिबिलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि रास्ता भूल गया होगा, लेकिन कोई कंफर्म तो नहीं कि रास्ता भूल जाने की वजह से नहीं पहुंचा, हो सकता है कोई और वजह रही हो जिसकी वजह से ना पहुंचा हो। तो ये जो वजह हम गेस कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो, इसका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर इसका रिजल्ट आ चुका है, तो जो सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं, एक्चुअली ये सिचुएशन हो चुकी है। अगर ऐसा हुआ होगा तो, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर इसका रिजल्ट आ चुका है तो यहां पे वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिखो, हैव फॉरगॉटन, ही मे हैव फॉरगॉटन द वे। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर हम किसी ऐसे एक्शन को गेस करें जो अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, तब तो हम मे के साथ लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एक्शन को गेस करें जो कि हो चुका होगा, जिसका रिजल्ट आ चुका है, तो लिखा करो मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। चलो, तो ये वरुण बच्चा है, ये बड़ा देखो खुश हो गया, इसको पता चला लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। तो ये जो कैन और मे के हमने छोटे छोटे यूजेस डिस्कस किए, इनको अपना बढ़िया से रिवाइज करना, इनके नोट्स बनाना। और नीट डेयर डिस्कस किए थे, उनके भी अपने नोट्स बनाना, उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी चीजें अब कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मतलब फंडामेंटल्स में दिए गए वर्ब के वीडियोस नहीं देखे, वो अपने देख लें। ठीक है। हाँ, क्या नाम, 4 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं वर्ब फंडामेंटल्स के, तो वो एक बार देख लेना। ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, आज मैं वास्तव में बहुत थक गया हूं, मैं कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट।